हेलो एवरीवन, नमस्कार। स्वागत आप सभी का। मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सभी लोग? गुड मॉर्निंग। स्वागत अभिव्यक्ति लर्निंग ऐप पर। चलिए शुरू करें आज की अपनी चर्चा। आज की चर्चा में सबसे पहले क्या क्या विषय है उस पर एक संक्षेप में चर्चा करते हैं और फिर उसके बाद डिटेल में इस पर बातचीत करते हैं। खुश रहिए आप सभी लोग। गुड मॉर्निंग। सभी बच्चे खुश रहें, खुश रहे, खूब बढ़िया, खूब मेहनत करें। और आप लोग बस एक ही चीज हमेशा ध्यान में रखें, अब ये साल बीत रहा है, अगला साल आ रहा है। हर व्यक्ति न्यू ईयर मनाने की प्लानिंग कर रहा है और करना भी चाहिए, क्योंकि हैप्पीनेस, अगर आपके अंदर हैप्पीनेस को लाने का भाव रहता है तो हैप्पी हार्मोन्स आपके एक्टिव होते हैं। और हैप्पी हार्मोन अगर हैं तो फिर आप स्वस्थ भी हैं और मस्त भी हैं और आप सफल भी हैं। बट अपार्ट फ्रॉम दिस, ये हैप्पी हार्मोन जगाने के लिए अगर आपको एक्स्ट्रा एफर्ट करना पड़े, यानी हैप्पी हार्मोन को जगाने के लिए नए साल में क्या क्या होता है, पार्टियां और ड्रिंक्स, बहुत कुछ, बहुत कुछ और भी बहुत कुछ। तो मुझे लगता है कि हैप्पी हार्मोन को जगाने के लिए एज ए स्टूडेंट टीचर हम बात कर रहे हैं, बाकी दुनिया का ठेका हमने नहीं लिया है। तो मुझे लगता है कि आप सबको अपने हैप्पी हार्मोन को जगाने के लिए किसी बाहरी तत्व की जरूरत नहीं है। तो मैं यही कहूंगा कि हैप्पी हार्मोन को आप जगाइए, बोरिंग मत बनिए, एंजॉय कीजिए, पार्टी कीजिए, डांस कीजिए। बट आपको भी अच्छे से पता है कि ये सब करने में मजा तभी आएगा जब आप अपना टास्क पूरा कर चुके होंगे। बड़े लोग जो पार्टियां करते हैं हम उनकी कॉपी कर लेते हैं, यार वो अपना टास्क पूरा कर चुके हैं। अब वो चाहे उनकी फैमिली ने कर दिया हो, एक जनरेशन पहले, दो जनरेशन पहले। ध्यान से समझिएगा, जो बड़े मतलब जो रिच हैं, जो इकोनॉमिकली हैं, बड़े का मतलब केवल पैसे से हमने हिंदुस्तान में सबको बड़ा मान लिया। बड़ा केवल पैसे वाला नहीं होता। बड़ा वो होता है जिसका सोसाइटी में बहुत योगदान होता है। भाई उनकी फैक्ट्रीज है, उनके यहाँ लोग काम करते हैं, तो उनका सोसाइटी में योगदान भी हो जाता है अपने आप। तो कहने का मेरा मतलब है कि नया साल आप सब के लिए एक अच्छा अवसर बने, लेकिन आप उसको एंजॉय भी करें। लेकिन एंजॉय वही कर पाएगा जो अंदर से खुश होगा। क्या कम क्या ज्यादा, तो अंदर से खुश एक स्टूडेंट कब होगा? जब वो अपना टास्क पूरा करेगा। कि भाई पिछले साल 2026 में अपने आप को ऐसे 31st 12 बजने से पहले, ध्यान से समझिएगा, ये मैं आप लोगों को दे रहा हूं, 31st को 12 बजने से पहले वो बच्चा क्या करेगा? वो बच्चा लेटेगा 10 बजे, 9 बजे, 11 बजे, जितने भी दिन में, कभी भी, 30th को, 31st को, कभी भी, किसी भी टाइम आंख बंद करके सोचेगा कि यार 26 में मैंने 25 में मैंने किया क्या, जिस पर मैं उत्सव मना सकूं इस आने वाले नए साल का। तो अगर आपके अंदर से आवाज आती है कि यार मैंने अच्छा किया, मैंने आ, बहुत अच्छे से, रिजल्ट पे नहीं मैं बात कर रहा हूं, काम, आपका काम, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन, रिजल्ट पे बात मत करिए, कर्म पर बात करिए। तो हमने जो सुनील सर ने टास्क दिए, या जहां भी आप पढ़ते हैं, उन सर ने जो टास्क दिए, क्या हमने सारे टास्क पूरे किए? टास्क मतलब मेरी क्लासेस यही, क्या एक साल में हिंदू IQ IP पे जितना कमांड बनाना था मैंने बनाया, नंबर 1। क्या जो सर इतने क्वेश्चन आंसर डेली देते हैं, हमने उनको लिखने की प्रैक्टिस की? क्या आज मैं आंसर फ्रेम कर पाने में, मैं नहीं कह रहा हूं कि परफेक्ट आंसर लिखने में, क्या क्या मैं आज आंसर फ्रेम कर पाने में सक्षम हूं? क्या मैं, अगर प्रीलिम्स को देखा जाए तो यूपीएससी डायरेक्ट कुछ नहीं पूछता, इसीलिए मेरिट 50 के ऊपर कभी जाती नहीं है। 100 में 50% अगर आपका है तो आप 100% प्रीलिम्स क्वालिफाई हैं, एक्सेप्ट 2016 जब करंट के बहुत सारे क्वेश्चन आ गए थे तो 58 चली गई थी जनरल की मेरिट। और इरेस्पेक्टिव सभी कैटेगरीज का, उसी के अकॉर्डिंग आप सोच लीजिए। तो क्या मैं, जो यूपीएससी फंसाता है, मैंने पॉलिटी पढ़ लिया, मैंने इकोनॉमी पढ़ लिया, मैंने हिस्ट्री पढ़ लिया, ये मैटर ही नहीं करता। जो यूपीएससी आपको फंसाता है, क्या आप उस यूपीएससी की अप्रोच को पकड़ चुके हैं? जब आप पीवाईक्यू देख रहे थे तो क्या आप सीरियस थे, या आपने पीवाईक्यू को पीवाईक्यू की तरह देखा ओनली, या आपने पीवाईक्यू को जब आप अटेम्प्ट करेंगे उसकी निगाह से देखा?
तो जब आप पीवाईक्यू को 2026-27 में जब आप अटेम्प्ट करेंगे, उस निगाह से देखेंगे कि यहां से अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या हो सकता है, देन आप समझिएगा क्या। फिर इंटरव्यू के लिए क्या आप कभी मिरर के सामने खड़े होकर के बोले, कभी आपने वीडियो रिकॉर्डिंग की अपनी, अपने मोबाइल में अपने आप को सुनने की कोशिश की, अपना इंट्रोडक्शन दिया। जो बच्चे प्री का रिजल्ट होने के बाद मुझे अपना इंट्रोडक्शन देते हैं, फिर मैं बहुत सारे रिफॉर्म्स बताता हूँ, या और भी संस्थाएं बताती हैं जो बच्चे उनके यहाँ जाते हैं, तो क्यों ना हम उसको सालों साल पहले कर लें। अगर ये सब किया है देन तो फिर एंजॉय करिए, नहीं किया तो यार चुपचाप शांति से उठिएगा और फिर अपने काम में लग जाइएगा। सिंपल सी बात है, ठीक है। जो मेरा अपना मानना होता है ना, रियल रहिए, रियल। जब आप इकोनॉमिक्स पढ़ते हैं तो नॉमिनल और रियल जीडीपी में एक्चुअल डेटा आपको कहां से मिलता है, बताइए भाई। आज टॉपिक प्रीलिम्स के हैं, आज बहुत ज्यादा वाव टाइप के टॉपिक नहीं है। जो भी टॉपिक हैं सब आप पढ़ चुके हैं। एक बार मुझे बताएं कि क्या आप सब समझ पा रहे जो मैं कहना चाह रहा हूं, कि नॉमिनल जीडीपी और रियल जीडीपी में जो असली डेटा हमारे सामने आता है वो किस से आता है, नेशनल इनकम का। बोलिए, निकालते तो हम नॉमिनल भी हैं, निकालते तो हम रियल भी हैं। तो रियल जीडीपी से हम डेटा निकालते हैं, समझिएगा। इसको मैं लिंक कर रहा हूं अपनी इन बातों से, आउटकम से। क्यों? क्योंकि रियल जीडीपी हमें एक्चुअल हमारी इकोनॉमी का आउटकम देता है। और ये एक्चुअल आउटकम कैसे देता है? वो बेस ईयर पर निकलता है। यानी एक बेस ईयर बनाया गया है इस साल के आधार पर, और नॉमिनल करंट ईयर पर होता है, जिसमें इन्फ्लेशन शामिल होता है। इन्फ्लेशन यानी कोई भी किसी भी प्रकार की गिरावट, आप ऐसा इसको ले लीजिए, महंगाई। समझ गए? तो स्वाभाविक है जब हम भारतीय अर्थव्यवस्था की सही माप के लिए रियल शब्द का इस्तेमाल करते हैं, तो फिर आप अपने लिए फेक कैसे हो सकते हैं, नॉमिनल कैसे हो सकते हैं? अरे ये कर लिया। सो जो न्यू ईयर आ रहा है, इसलिए मैं आज से ही थोड़ा सा आप सबके सामने भूमिका बनाता चल रहा हूं कि जो न्यू ईयर अब अपकमिंग है मेरे प्यारे बच्चों, ये हमारे लिए तपस्या का समय है। द ओनली वन वर्ड इज तपस्या। अभी मेरा एक बच्चा है, वो मुझसे बार बार, ऑब्वियसली पर्सनल मेंटरशिप में है, तो मैसेज किया कि सर बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत बढ़िया से अब चीजें कनेक्ट हैं, बहुत अच्छे से परफॉर्मेंस चल रही, बहुत सारी चीजें। और क्या करूं? तो मैंने उसको बस इतना ही कहा कि दोनों हाथ ऐसे रखना है, हर एक टॉपिक पढ़ने से पहले, कुछ भी कोई भी सब्जेक्ट पढ़ने जा रहे हो, उस सब्जेक्ट का कोई पर्टिकुलर टॉपिक पढ़ने जा रहे हो, एमसीक्यू सॉल्व करने जा रहे हो, एमएमसीक्यू बनाने जा रहे हो, बस दोनों हाथ बंद करके और ओम का जाप करो 4 से 5 बार, बस ज्यादा नहीं। कैसे? ऐसे देखो ना, सांस लिया, ऐसे देखो, मुंह खोला और सांस भरा और फिर निकाला, कैसे? देखिएगा, प्रोसेस को देखिएगा। ओ ओम, ऐसे 4 से 5 बार, मन करे तो 11 टाइम शुभ माना जाता है, 11 बार। आप 5 बार करिए, 3 बार करिए, चूंकि ऑब्वियसली 11 11 बार वहां भी टाइम मैं कंज्यूम आपका नहीं कराना चाहता हूं। उसके बाद आप बुक को उठाइए, आपको बड़ा मजा आएगा। आपको चैप्टर उठाइए, ऐसे मन आपका शांत रहेगा। धीरे 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 आप 26 तारीख को जब 24 तारीख को जब आप प्रीलिम्स एग्जाम देने जाएंगे, आपकी कहानी पलट जाएगी। ध्यान से समझिएगा।
और फिर एक स्ट्रेटजी और आप सबके सामने रखूंगा। उस स्ट्रेटजी, ये तो हो गया कि डेली आप कैसे करेंगे, अभी नहीं, ये मार्च से स्टार्ट करूंगा। अभी आपको बता देता हूं, जो प्रीलिम साइकोलॉजी सेशन चल रहा था, ऐसा नहीं, मैंने कहा था ना, उसमें जितने लेक्चर होने वो उतने होने। जैसे मैंने टारगेट रखा फर्स्ट राउंड में मेरे जितने भी एस्पिरेंट्स हैं, ठीक है ना, फर्स्ट राउंड में मेरे जितने भी एस्पिरेंट हैं, जितने भी, वो किसी भी कैटेगरी से हो, उससे मुझे फर्क नहीं पड़ता, हमने 40 क्वेश्चन सही करना है, यानी 40 क्वेश्चन सही रखने हैं। और 40 क्वेश्चन कहां से सही रखने? क्वेश्चन नंबर 1 से 40 नहीं, हमने 40 क्वेश्चन सही रखना है प्रीलिम्स में, यानी आईएएस में। कहां से? आपके कोर जोन से, जो आपका कोर एरिया है। क्या है? आपका जो कोर एरिया है। फॉर एग्जाम्पल इकोनॉमिक्स हो गया, फॉर एग्जाम्पल पॉलिटी हो गया, फॉर एग्जाम्पल आपका हिस्ट्री हो गया, फॉर एग्जाम्पल ज्योग्राफी इन्वायरमेंट हो गया, कुछ भी, फॉर एग्जाम्पल साइंस एंड टेक, जो भी आपका फेवरेट जोन है, वहां से। कैसे? अब आप प्लस करंट अफेयर्स। अब आप देखो कि एक सब्जेक्ट 2 3 4 5 6 प्लस करंट अफेयर्स, ये आपका हो गया, सारे आगे भाई, कुछ छूट तो नहीं रहा। अब अगर हम कोर जोन इकोनॉमिक्स से 10 क्वेश्चन सही कर जाएं बिना किसी गलती के, जरा नोटिस करिएगा, ये मार्च से स्टार्ट करा इसलिए इस बार प्रीलिम्स तो रुकेगा नहीं। अब इकोनॉमिक्स में हम अगर 10 क्वेश्चन सही कर जाएं, यानी बाकी छोड़ो, गया भाड़ में, जबकि एक भी गलत नहीं होगा, मेरी गारंटी है, क्योंकि आप मुझसे इकोनॉमिक्स पढ़ रहे हैं और आपको बहुत अच्छे से पता है कि आप इस समय इकोनॉमिक्स में किसी भी सब्जेक्ट से ज्यादा मजबूत स्थिति में हैं। आप सब कमेंट कर सकते हैं। तो इकोनॉमिक्स, अभी इकोनॉमिक्स सर में आना बाकी है, ठीक है, जिसको उधेड़ के रख दूंगा, तो टेंशन नहीं लेना। 10 पॉलिटी में भी 10 गलतियां चूंकि होती नहीं पॉलिटी में, बाकी मैं कुछ कह नहीं रहा हूं। हिस्ट्री में 7, ध्यान से देखिए, मैं बिना कोई गणना किए यहां पर 7 क्वेश्चन तो एंशिएंट मिडुअल मॉडर्न मिला के हम सही कर ले जाएंगे ना जी। गलती करनी नहीं है, जो तनिक भी डाउट है हम तो उसको ले ही नहीं रहे कि नेगेटिव मार्किंग क्या होगी। एनवायरमेंट ऑब्वियस है, बहुत स्ट्रांग टॉपिक है, ज्योग्राफी एनवायरमेंट हमारे यहां बहुत अच्छे से आपको कराया भी गया है। तो मैं ज्योग्राफी इन्वायरमेंट दोनों मिला के, इन्वायरमेंट में संस्थाएं, स्पीसीज, ये सारी चीजें, वो सब हम करंट में आपको दे भी रहे हैं। तो क्या 10 क्वेश्चन में ज्योग्राफी इन्वायरमेंट में उम्मीद नहीं कर सकता हूं? आप बोलो 10 क्वेश्चन, यार ज्योग्राफी इन्वायरमेंट मिला दोगे, सबसे मजबूत पोर्शन 25 to 30 क्वेश्चन तो अकेले यही पकड़ लेता है, और मैं केवल 10 क्वेश्चन कह रहा हूं। ये आप लिख लीजिएगा, आपकी जिंदगी बदल जाएगी इस बार, ठीक है। तो केवल 10 क्वेश्चन मैं ले रहा हूं मेरे प्यारे बच्चों। बाकी करंट अफेयर्स, साइंस टेक ऑब्वियस है, चूंकि मैक्सिमम बच्चे हिंदी मीडियम बैकग्राउंड के हैं, या फिर जिनका इंग्लिश मीडियम बैकग्राउंड भी ऑब्वियस है, रूरल एरिया से हैं, तो बहुत ज्यादा साइंस टेक क्योंकि एनवायरमेंट मिलता नहीं, तो जिनका साइंस टेक बैकग्राउंड नहीं है, ऑब्वियस है उनके लिए एक इशू रहता है साइंस टेक। फिर भी मैं जितने क्वेश्चन आएंगे, क्या 3 क्वेश्चन आपसे मांग नहीं सकता? ओनली 3 क्वेश्चन, ओनली 3, नॉट 4 5। 12 क्वेश्चन आते हैं, 3 सही कर दो बस। यार इतना तो विटामिन मिनरल प्रोटीन कुछ ना कुछ आ ही जाता है। कितने क्वेश्चन हो गए बच्चों? 10 10 10 30 7 37 3 40, 40 क्वेश्चन लो भैया। आप कहोगे सर करंट अफेयर्स तो आपने टच ही नहीं किया, जिसका महाभारत है IQIP, ना जाने कितने क्वेश्चन तो IQIP से आते हैं। क्या 40 क्वेश्चन हम ये फर्स्ट राउंड में बिना कोई गलती किए सही कर सकते हैं? आप मुझे बताओ, 18 से 20 क्वेश्चन इकोनॉमिक्स में मैं 10 कह रहा हूं, पॉलिटी 13 से 15 में मैं 10 कह रहा हूं, हिस्ट्री 13 से 15 में मैं 7 कह रहा हूं, ज्योग्राफी इन्वायरमेंट दोनों मिला के 25 क्वेश्चन आते ही आते हैं, 10 क्वेश्चन कह रहा हूं, और फिर 3 कह रहा हूं साइंस एंड टेक्सेस। करंट अफेयर छोड़ ही दिया, चलो जाने दो। क्या 40 क्वेश्चन फर्स्ट राउंड में हमारे हो गए कि नहीं? अगर हो गए तो मार्च से तबाही है बेटा, मार्च अप्रैल में अभी नहीं कराऊंगा। तो मार्च से हम क्या करें, क्योंकि मार्च तक मैं सारा खत्म कर दूंगा, तो 1 मार्च से आप सबको क्या करेंगे, 40 मिनट का योगा चलेगा। 40 मिनट योगा सेशन इन प्रीलिम्स।
क्यों? क्योंकि मैं चाहता हूं कि शुरुआत का 40 मिनट, जो 40 क्वेश्चन का मैंने टारगेट दिया है, उसमें आपसे कोई गलतियां ना हो। इसलिए आप सब मेंटली उन 40 प्रश्नों पे इतना काम रहें जिसकी कोई सीमा ना हो, शांत। क्यों? क्योंकि अगर मैंने ऐसे कहा तो मन भटकता है, आप पेपर देखते हैं इधर उधर, क्योंकि हमारी पर्सनालिटी में एकाग्रता नहीं है। आपने देखिए जितने भी बड़े महापुरुष हुए हैं, सबके जीवन में अध्यात्म और योगा की बड़ी जबरदस्त उपस्थिति रही। किसी को भी देखिए, मोदी जी आज आप देखिए, अगर आप भारत के प्रधानमंत्री, ऑब्वियस अब आप उनको पसंद करें ना करें, सबसे सक्सेसफुल प्रधानमंत्रियों में से एक बनने जा रहे हैं वो, सबसे लंबे टाइम तक रहने वाले प्रधानमंत्रियों में। एक व्यक्ति का शासन ही एक मतलब इतने ताकतवर है जिसकी कोई सीमा नहीं। आप देखिए कि वो बंदा 9 दिन नवरात्रि का व्रत रखते हैं यार, पानी पीते हैं केवल, और उसमें विदेशों की यात्रा भी करते हैं। लोग कहते हैं जेट लाइट, पता नहीं क्या क्या होता है भाई साहब, विदेश यात्रा भी। आप सोचिए, तो ये जो अध्यात्म की ताकत है, ये 40 क्वेश्चन के लिए, कि जिससे जब आप 40 क्वेश्चन का मेरा फार्मूला लेकर के चलें तो जब टिक मारे तो कंफ्यूजन ना हो, हाँ यार सही है। और हाँ यार सही है तभी आवाज आती है जब आपका मन शांत होता है। तो ये, इसलिए नए साल पर ये सारी चीजें आपके साथ करूंगा। आप चाहें तो अभी से फॉलो कर सकते हैं मुझे, लेकिन अभी 40 मिनट का एक साथ योगा करना आपके लिए समय की दृष्टि से उचित नहीं, चूंकि 40 मिनट में आप कम से कम 4 टॉपिक खत्म कर सकते हैं, 4 टॉपिक का रिवीजन कर सकते हैं, ठीक है। तो इस बार की तैयारी है बड़ी भारी मेरे प्यारे बच्चों, और आज कुछ भी नहीं है इस न्यूज पेपर में। अब कुछ भी नहीं मतलब कुछ तो मैं निकाल ही दूंगा। तो क्या क्या टॉपिक हैं आज? सबसे पहले जो हम देखने जा रहे हैं, 2025 का डेटा आया हुआ है कि इस वर्ष में अमेरिका ने एथेनॉल अभी तक जो भारत को एक्सपोर्ट किया था, यह वर्ष सबसे ज्यादा रहा है। तो प्रीलिम्स के लिए महत्वपूर्ण हो जाता है, ठीक है ना। आप कहेंगे सर प्रीलिम्स के लिए क्यों महत्वपूर्ण हो जाता है? हम कहेंगे भाई कि एथेनॉल पर तो रेगुलर क्वेश्चन पूछे गए हैं कि नहीं, भारत के एथेनॉल ब्लेंडिंग प्रोग्राम पर भी पूछे गए हैं। तो ट्रेंड पूछता है, डेटा पूछता है। तो इसलिए हम प्रीलिम्स के लिए जो एक्सपोर्ट का डेटा है यूएस से, जैसे लिख देगा कि 2022-23 में भारत ने अमेरिका से सबसे रिकॉर्ड स्तर पर इथेनॉल इंपोर्ट किया, गलत हो जाएगा, ठीक है, इस साल किया है। तो एक तो ट्रेंड के लिए, दूसरा इथेनॉल में हमारी कंडीशन क्या है, हमारे इथेनॉल की पॉलिसीज क्या है, जिसे हम कहते हैं इथेनॉल ब्लेंडिंग प्रोग्राम, कब शुरू हुआ, उसके ऑब्जेक्टिव्स क्या है, कौन कौन सा मिनिस्ट्री उसके साथ कनेक्टेड है, और इथेनॉल बनाने में किसका किसका उपयोग, क्या केवल शुगर केन का उपयोग होता है या फूड ग्रेन्स का भी उपयोग होता है। तो ये इस प्रकार के प्रश्न आपसे पीछे रेगुलर पूछे गए, इथेनॉल तो रेगुलर, इसलिए मैंने इस टॉपिक को रखा है प्रीलिम्स के लिए। और एसी के लिए स्वाभाविक है, भारत को अपनी पॉलिसी में क्या क्या रिफॉर्म करना चाहिए, भारत कैसी पॉलिसी ला रहा, बहुत सारी चीजें। फिर इसके बाद जो ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड्स है, इसने जो एग्रीकल्चर में अभी तक आपको पता डीजल से चलने वाले ट्रैक्टर थे, अब इलेक्ट्रिक ट्रैक्टर आ गए हैं। तो उन इलेक्ट्रिक ट्रैक्टर्स के लिए ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड ने क्या किया है, यानी कुछ मानक तय किए हैं, ठीक है, नेशनल टेस्टिंग स्टैंडर्ड इलेक्ट्रिक एग्री ट्रैक्टर्स के लिए। तो अब यह भी महत्वपूर्ण हो जाता है बीआईएस मानक क्या है, और जो इलेक्ट्रिक ट्रैक्टर हैं उनके लिए कौन सा, जैसे होता है ना आप आईएसओ पढ़ते हैं, आईएसओ इतने हजार इतना, तो वो कौन सा आईएस इसके साथ जुड़ा है, ये भी प्रीलिम्स के लिए। और स्वाभाविक है ऐसे इलेक्ट्रिक व्हीकल्स क्यों हम ला रहे हैं, क्योंकि हम प्रकृति को बचाना चाहते हैं। तो क्लाइमेट चेंज, ग्लोबल वार्मिंग से अगर बचाना है तो कृषि में यह एक बड़ा कदम है, क्योंकि आपको पता है कृषि से मीथेन और बहुत सारी चीजों का इश्यू, और उससे पृथ्वी का गर्म होना। तो ये ऐसे प्रीलिम्स दोनों के लिए ले लेंगे। फिर एक रिसर्च आया हिंदू में, ये तो हो गया बिजनेस लाइन का। अलकनंदा, अलकनंदा आप देख सकते हैं, भारतीयों ने एक पुरानी स्पाइरल गैलेक्सी का पता लगाया है, तो अलकनंदा उसका नाम है। अब स्पाइरल गैलेक्सी क्या होती है, प्रीलिम्स के लिए ये रिसर्च है। और शोध क्या है, ज्ञान के साथ एक अजनबी मुलाकात, निबंध आपसे पूछता है तो इसलिए निबंध भी लगा दिया गया।
फिर इसके बाद ये शशि थरूर साहब ने आर्टिकल लिखा है, लेकिन आप स्वयं ही कह देंगे कि सर इसको आप मत पढ़ाइए, क्योंकि इस पर तो हम लोग इतना पढ़े हुए हैं कि पागल हो जाएंगे। और मैं टॉपिक डिस्कस बस हल्का सा करने जा रहा हूं। आप मुझे बताइए, क्या ये वर्ड आपके मन से आएगा कि सर रुक जाओ, उल्टी हो जाएगी, मुझे वॉमिट कर दूंगा, मैं पागल हो चुका हूं? क्या है? शशि थरूर साहब ने लिखा है, अ ग्रैंड विजन एंड द ग्रेट इंडियन रिसर्च डेफिसिट। जैसे बजट डेफिसिट, फिजिकल डेफिसिट पढ़ते, वैसे रिसर्च डेफिसिट, समझ गए कि नहीं? यानी वो लिख रहे हैं कि भारत का दृष्टिकोण भव्य है। भव्य दृष्टिकोण क्या है? 2047 में मेरे प्यारे बच्चों, हम डेवलप्ड कंट्री बनना चाहते हैं। तो फिर कह रहे हैं ठीक है, बट इसके लिए जिस आरएनडी की जरूरत है वो हम कर ही नहीं रहे। हम कितना करते हैं अपनी जीडीपी का? 0.67%। बस यही। क्या वोमिट कर दोगे? सभी बच्चे बताएं, कोई नया बच्चा भी कैसे, नहीं सर हमको तो आता नहीं है, तो आपको पढ़ा देंगे। वोमिट कर देंगे कि नहीं कर देंगे? कितने, मतलब मैं तो इसको, लेकिन अब क्योंकि शशि थरूर ने लिखा, कुछ पॉइंट अच्छे थे, तो मैंने एक मॉडल क्वेश्चन मैंने कहा बच्चे प्रैक्टिस कर लेंगे, क्योंकि ये सब ऐसे टॉपिक हैं जो डायरेक्ट आते हैं तो ठीक है, नहीं तो इनको तो आप जहां ऐसे में चाहें वहां यूज करिए। जहां पर भी इंडिया के सामने चैलेंजेस है, जहां पर 2047 के विकसित भारत की बात हो रही है, वो टारगेट हम कैसे अचीव करेंगे, वहां पर ये तो आपको थड़ा एग्जाम्पल, थड़ा एग्जाम्पल, ठीक है? तो ये ऑब्वियस है। जीएस पेपर 2, शिक्षा, स्वास्थ्य, मानव संसाधन, इकोनॉमी, मोबिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेस, साइंस एंड टेक, ए से सभी से जुड़ा। ए से वही सपने जो भारत को सोने ना दें, इसलिए विजनरी डिसीजन लेने के समय आ गए। यार सबसे बड़ी बात है, पता नहीं इंडिया में क्यों आरएनडी को इतना हल्का लिया जाता है, कहीं पर भी बच्चों, कहीं पर भी। बहुत दुख होता है इंडिया के जो कारपोरेट्स हैं, जब हम पढ़ते हैं, जब आप इकोनॉमिक्स को बड़ी गहराई से पढ़ेंगे तो आपको समझ में आएगा कि जो हम लोग पढ़ते हैं ना, प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, यानी इंडिया की इकोनॉमी डिमांड ड्रिवन है, कंजम्पशन पर आधारित है। 60 रुपया कंजम्पशन से ही बनता है, जो हम सब हाउस होल्ड सेक्टर वाले खरीदते हैं। हाउस होल्ड में मुकेश अंबानी भी सामान खरीदते हैं, हम लोग भी खरीदते हैं। लेकिन जब हम खर्च की बात करते हैं, इसका मतलब अंबानी और जितने भी बिजनेसमैन हैं, ये लोग अच्छा कर रहे हैं, बट ये लोग कंज्यूमर प्रोडक्ट पर ही फोकस है। ध्यान से समझिएगा, किस पर फोकस है। और ये ऐसा नहीं अभी वाले इकोनॉमिस्ट थे, 1991 से, जब से हमने उदारीकरण अपनाया है, तो उस समय एक यूपीएससी ने प्रश्न पूछा था, जो हम लोग जब तैयारी करने आए तो हमारे सर हमेशा डिस्कस किया करते थे कि भारत जो उपभोक्ता वस्तु है ना, उसी के उत्पादन और उसी के इंपोर्ट का बाजार बन के रह गया। यानी उपभोक्ता वस्तुएं भी बाहर से आ रही हैं, और हमारे लोग भी, हमारे इंडस्ट्रीज भी उपभोक्ता वस्तुएं ही बना रहे हैं। बनानी चाहिए, क्योंकि ऑब्वियस है, ड्यूरेबल, नॉन ड्यूरेबल कंज्यूमर गुड्स होती हैं, वो सबकी नीड है, बनाई वो। लेकिन हमारे यहां पर जो, जैसे जो एलीट मैन्युफैक्चरिंग जिसको मैं कहता हूं, आप आज देखिए आपके ऑटोमोबाइल सेक्टर में, ऑटोमोबाइल सेक्टर एक ऐसा सेक्टर जो जीडीपी हो, एम्प्लॉयमेंट हो, मेरे प्यारे, उसमें सबसे बड़ा रोल प्ले करने वाला सेक्टर है। लेकिन आप कहाँ खड़े हैं? आज आपके हर शहर में होंडा सिटी घूमती मिलेंगी, होंडा की गाड़ियां मिलेंगी। लोग प्राउड फील करते हैं, किसकी है? आधे से ज्यादा गाड़ियां तो जापान की हैं। कुछ जो फोर्ड या जो मर्सिडीज वगैरह यूज करते हो, जर्मनी की है। चिंतन कीजिए आप। ये सुजुकी उजुकी सब जापान की हैं, ये मत समझिएगा कि अपने देश के हैं। तो ये कहीं ना कहीं एक बड़ा चैलेंजिंग है, और वही यहां दिखता है कि प्राइवेट सेक्टर आरएनडी में इंडिया में इन्वेस्ट ही नहीं करता। यानी जैसे मान लीजिए मैं एक कोई फैक्ट्री बनाऊं, तो मैं कोई रिसर्च विसर्च नहीं करूंगा। सरकार इस 67%, 0.67% में सरकार का हिस्सा 60% से ऊपर है, और प्राइवेट सेक्टर का 30% से थोड़ा सा ऊपर है। आप सोच लीजिए। यानी यहां, और जबकि इसका उलट है यूरोप और अमेरिका में, जहां पर प्राइवेट सेक्टर का योगदान बहुत ज्यादा। इसीलिए आप देखिए पूरा कंट्रोल है। आज चैट जीपीटी किसका है? तो जब वो लोग करते हैं तो सरकार सहयोग करती है। तो ये अपने देश में एक बहुत बड़ी समस्या है कि ऐसे एक, मतलब जैसे ऐसे इंडस्ट्रियलिस्ट आने चाहिए जो आरएनडी को बहुत 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 इंपॉर्टेंट थे, मैं ये कहना चाह रहा हूँ। और सरकार को भी कुछ नए कदम उठाने चाहिए, जैसे सीएसआर वगैरह से भी इसको जोड़ा जाए।
भले कंपनियां इसमें शुरुआत में चीट कर सकती हैं कि वो अपना R&D CSR के तहत दिखा करके बच सकती हैं, लेकिन R&D जरूरी है। धीरे धीरे रिफॉर्म होते रहेंगे, चीजें ठीक होती रहेंगी। ऑडिटिंग अच्छी करवा दीजिए। तो ये एक बहुत बड़ा इशू है, बहुत बड़ी। तो वे सपने जो सोने ना दे, विजनरी डिसीजन। समय आ गया है कि अब इंट्यूशन लॉजिक तो कह रहा है कि अगर आप ग्रेट विजन रखते हैं तो आपको ग्रेट स्ट्रेटजी भी बनानी पड़ेगी, और ग्रेट स्ट्रेटजी में R&D इन्वेस्टमेंट। तो अच्छा टॉपिक है ये। फिर ये इंडियन एक्सप्रेस में आप आओगे मेरे प्यारे बच्चों, ये वो एडिटोरियल था पूरा। कार्बन क्रेडिट भारत के चावल किसानों के लिए कमाई का एक नया जरिया बन सकता है। तो ये अच्छा टॉपिक है। और क्लाइमेट स्मार्ट जरिया कैसे बनेगा वो मैं समझाऊंगा। ठीक रहेगा। तो ये अच्छा टॉपिक बन रहा है। कार्बन क्रेडिट आप प्रीलिम्स में एकदम दोनों हाथों से आपके सामने आ रहा है, आउट कर दे रहा हूं। एक क्या दो क्वेश्चन भी आ सकता है। तो कार्बन क्रेडिट पर मैंने कभी भी कोई टॉपिक आया है छोड़ा नहीं है, क्योंकि वो बनता हुआ विषय है, बनता हुआ दुनिया के सामने मुद्दा है, इसलिए मैंने कभी नहीं छोड़ा। कोई भी न्यूज आई रगड़ लिया उसको। तो इसको बढ़िया से पढ़ेंगे जीएस पेपर 2, 3 ऐसे, और प्रीलिम्स के लिए, खासकर प्रीलिम्स के लिए। अगला टॉपिक होता है सोमालीलैंड। मेरे प्यारे बच्चों, यह एक देश है जिसको अभी तक किसी ने मान्यता नहीं दी थी। 60 लाख की आबादी इनकी है। इजराइल पहला देश बना है जिसने इसको मान्यता दी है। और तो सोमालीलैंड प्रीलिम्स के लिए हो जाता है महत्वपूर्ण। लेकिन इसी के लिए भी कभी भी जियोपॉलिटिक्स पर आप कुछ लिख रहे हैं, तो ये जो सोमालीलैंड को इजराइल ने मान्यता दी, इसके बड़े गहरे जियोपॉलिटिकल इंटरेस्ट है, वो भी मैं समझा दूंगा। तो प्रीलिम्स के लिए सोमालीलैंड, और उसके बाद जो है जियोपॉलिटिक्स पर ऐसे लिख रहे हैं। अब PSIR किसी बच्चे का ऑप्शनल है तो वहां भी ये मजा देगा। ये टॉपिक हम लोग कर चुके हैं बच्चों। जब आपको याद होगा, महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने AI का एक ऐप डेवलप किया था साइबर सिक्योरिटी के लिए, तो उस समय मैं डिस्कस किया था। आज जितनी भी राज्य सरकारों ने जो जो AI बेस्ड जो पॉलिसिंग शुरू की है, सबका सबका नाम, सबका डेटा है। तो एक कंप्लीट कंटेंट है। तो मेरे स्टूडेंट राहुल जो इंटरव्यू दे रहे हैं, उनके लिए भी ये मुझे बना के भेजना था, तो इसलिए मैंने इसको रखा। अदरवाइज मैंने बनाया था पहले भी। एज इंडियाज लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज टर्न टू AI, द पोटेंशियल बेनिफिट रिस्क। यानी अब भारत की जितनी भी जांच एजेंसियां हैं या कानून को लागू करने वाली एजेंसियां हैं, वो अब AI को अपना रही है। तो AI के क्या लाभ हैं इन एजेंसियों के लिए, और इसके क्या नुकसान हैं इन एजेंसियों के लिए, ये दोनों विषय। तो अच्छा विषय, डायरेक्ट इस पर प्रश्न आ सकता है। और आता है तो एकदम ये समझिए, ये आर्टिकल ही वैसा लिखा हुआ है जैसा एग्जाम में होना चाहिए। जीएस पेपर 2, 3 इंटरनल सिक्योरिटी, 4 ऐसे। 2 मीन्स गवर्नमेंट की पॉलिसीज, इथिक्स तकनीकी नैतिकता, और ऐसे के लिए यानी किसी भी राष्ट्र के विकास एवं सुरक्षा वाला इस प्रकार का कोई मुद्दा भी आपसे पूछा जा सकता है। बाकी 1 तारीख से बिहार PCS का हिंदू का IQIP, जिसमें ऐसे पर फोकस होगा। आपको सुबह से 7 बजे से क्लासेस मिलना स्टार्ट हो जाएंगे। BPSC मेंटरशिप प्रोग्राम की क्लास यूट्यूब पर भी डाल दी गई है, तो जो बच्चे देखना चाहें उसे वहां से भी देख सकते हैं। तो अब पहला डेटा आता है, 2025 में भारत को अमेरिकी इथेनॉल का एक्सपोर्ट रिकॉर्ड स्तर पर पहुंच सकता है, ऐसा कहा गया है। तो चर्चा में आया इथेनॉल मेरे प्यारे बच्चों, और प्रीलिम्स के लिए टॉपिक बना। 1 मिनट में PDF अपलोड कर लूं फिर। अरे क्या कर रहा हूं मैं। ओके बच्चों, तो एथेनॉल पर हम लोग बहुत सारी बातचीत कर चुके हैं।
और अब इसी विषय को थोड़ा और गहराई के साथ देख लिया जाए तो चीजें एकदम मजेदार ढंग से समझ में आ जाएंगी। ठीक है, ठीक है। क्या क्या है मेरे प्यारे बच्चों इस टॉपिक के अंतर्गत? भारत की एक महत्वपूर्ण ऊर्जा नीति। क्या है? भारत की एक महत्वपूर्ण ऊर्जा नीति। और पिक्चर में आप देख सकते हैं, यूएस एथेनॉल एक्सपोर्ट्स टू इंडिया में हिट अ रिकॉर्ड इन 2025, मतलब हो सकता है अभी। ठीक है, तो सबसे बड़ी चीज जो हम लोग पढ़ने जा रहे हैं कि एथेनॉल पर जो भारत काम कर रहा है, क्या हमारी एनर्जी पॉलिसी का हिस्सा है? एक बार आप लोग अपने मन में सोचिए। जी हाँ मेरे प्यारे बच्चों, आज इस लेक्चर में भारत की सबसे महत्वपूर्ण एनर्जी पॉलिसी, ऊर्जा नीति में से एक को हम समझने जा रहे हैं, और जिसका संबंध सीधा पेट्रोल से है, क्रूड ऑयल के इंपोर्ट से है, और जो फार्मर्स हैं उनकी इनकम से, किसानों की आय से है, और साथ साथ एनवायरनमेंट से है। तो एथेनॉल का संबंध चार से मैंने लिख दिया। आप कभी भी एथेनॉल पर कोई भी प्रश्न आए, अगर आप यही एथेनॉल क्यों इंपॉर्टेंट है आप देख सकते हैं। तो इस कार्यक्रम का नाम क्या है? आप कहेंगे सर एथेनॉल ब्लेंडिंग प्रोग्राम यानी ईबीपी। ठीक है, अब आप कहेंगे सर क्यों पढ़ा रहे हैं? तो मैं कहूंगा मैंने प्रीलिम्स लिखा था कि ये प्रीलिम्स के लिए इंपॉर्टेंट है। क्यों? अब एथेनॉल ब्लेंडिंग का जो लॉन्च ईयर होता, अब मैं ज्यादा प्रीलिम्स देख सकते हैं, एक एक पॉइंट लिखूंगा भी, जिससे आप लॉन्च ईयर आपको ध्यान रखना चाहिए कि यह कब लॉन्च हुआ था। चलो बताओ कब लॉन्च हुआ था। टारगेट ईयर क्या है, यानी इसके तहत क्या क्या टारगेट तय किए गए थे, ईयर वाइज टारगेट, सही है। फिर इसके बाद कितना परसेंटेज का ब्लेंड किया जाएगा, यानी बीपी, ब्लेंड परसेंटेज। फिर ऑब्वियस है मिनिस्ट्री कौन इससे इन्वॉल्व है। फिर इसके बाद ये कहां से, यानी एथेनॉल कैसे बनता, उसके सोर्सेस क्या है, और आप देखोगे। और इसके साथ साथ हम कितना इंपोर्ट करते हैं और कितना खुद प्रोड्यूस करते हैं। तो ये हो गया प्रीलिम्स। तो आज के बाद से मैं जो सिखाने की कोशिश कर रहा हूं, बस यही कि कोई भी टॉपिक पढ़ते समय शुरू में ही ऐसे ही आप भी कि भाई यहां से क्या क्या प्रीलिम्स का क्वेश्चन बनेगा। आप कहेंगे सर हम स्टूडेंट है कैसे सर्च कर पाएंगे? अरे भाई जो पीवाईक्यू अच्छे से देखा होगा तुरंत सर्च कर लेगा, जो नहीं देखा होगा वो कभी नहीं सर्च कर पाएगा। मैं फिक्स कह रहा हूं आपसे, ठीक है ना? तो इथेनॉल ब्लेंडिंग प्रोग्राम मेरे प्यारे बच्चों, जो प्रीलिम्स के लिए आपके लिए महत्वपूर्ण हो जाता, तो ये एक है क्या, इस पर पूरा कंटेंट अभी आपको मिल ही जाएगा। एथेनॉल ब्लेंडिंग प्रोग्राम यानी, अब आपके सामने अगर हम लोग चर्चा करें, ईबीपी, एथेनॉल ब्लेंडिंग प्रोग्राम, ये है क्या? यानी पेट्रोल में एथेनॉल मिलाना। ठीक है, अब एथेनॉल है क्या? तो आप कहेंगे सर ये तो बायोफ्यूल है। तो भैया बायोफ्यूल है, ठीक है ना? और पेट्रोल क्या है? पेट्रोल कहोगे आप एक, सर फॉसिल फ्यूल है। क्या है? फॉसिल फ्यूल है, यानी जीवाश्म ईंधन। ये जैव ईंधन है, ये जीवाश्म ईंधन है। अब जब इकोनॉमिक सर्वे में आप लोगों को पढ़ाता हूं तो क्या पढ़ाता हूं? हर साल का इकोनॉमिक सर्वे, ऐसा नहीं एक किसी एक साल का। भारत के मैक्रो इकोनॉमिक स्टेबिलिटी इंडिकेटर मजबूत हैं, पर हमें ध्यान रखना होगा इंपोर्टेड इन्फ्लेशन का। यानी जब तेल महंगा होगा, आयातित मुद्रास्फीति, तो स्वाभाविक हमारे देश में महंगाई बढ़ेगी, क्योंकि पेट्रोल जब महंगा होगा तो देश में महंगे में बिकेगा, और पेट्रोल डीजल से जो चीजें गैस से बन रही हैं वो सब महंगी हो जाएंगी। इसे बोलते हैं कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन, रॉ मटेरियल पुश इन्फ्लेशन। तो स्वाभाविक है ये फाजिल फ्यूल्स जो है उनमें मिक्स किया जाएगा, तो फाजिल फ्यूल्स की डिमांड थोड़ी सी हमारी कम होगी, हमारा फॉरेक्स रिजर्व भी मजबूत होगा। उसके साथ साथ हम इंपोर्टेड इन्फ्लेशन से भी बचेंगे, बहुत सारी चीजें। तो वही चीज यहां पर डिस्कस है कि एथेनॉल ब्लेंडिंग प्रोग्राम इसीलिए लाया गया था कि जब हम पेट्रोल में इथेनॉल मिलाते हैं तो कच्चे तेल की जरूरत नंबर 1 कम होती है, नंबर 2 प्रदूषण कम होता है, नंबर 3 देश का पैसा बाहर जाने से बचता है।
तीनों चीजें आपके सामने हो गई मेरे प्यारे बच्चों। क्लियर है? अब आता है कि अभय प्रताप कह रहे हैं, क्या आप सब अभय प्रताप के इस कमेंट से सहमत हैं? एथेनॉल ब्लेंडिंग प्रोग्राम की शुरुआती डेट, चलो आप लोग बताओ बेटा, मैं तो अभी पीडीएफ में सब मिल ही रहा है, ये आप ही बताओगे, क्योंकि थोड़ा देखूं किसके दिमाग पे कितना जोर है, ठीक है ना। इसे लागू कौन करता है? तो आप कहेंगे मिनिस्ट्री ऑफ पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस, ठीक है ना। तो याद रखिएगा, अब प्रीलिम्स का ट्रैप आपको पढ़ते समय यही याद रखना है, क्या प्रीलिम्स में लिख देगा इसे नीति आयोग ने लॉन्च किया है, दूसरा मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर इसे चलाती है, तो आप क्या कहेंगे? नहीं भैया, नीति आयोग ने लॉन्च नहीं किया है, मिनिस्ट्री ऑफ पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस ने इसे लॉन्च किया। अभी भी मुझे अभय का आंसर सही नहीं लग रहा है, इसलिए मैं कह रहा हूं, और एक बच्चा समर्थन में उनके आ भी गया, नो, एक बार चेक करिए फिर से। अब आता है, इस हिसाब से चीजों को आपने पढ़ लेना है। अब शुरुआत में लक्ष्य कितना था, कितना ब्लेंड किया जाएगा पेट्रोल इथेनॉल में? पहले 5% था, फिर बाद में हुआ 10%, और अब कितना हो गया? 20 हो गया, जिसे हम कहते हैं E20, यानी एथेनॉल ब्लेंडिंग 20। आप कहेंगे सर टारगेट ईयर क्या है जब तक हमें यह 20% मिलाना है? मैं कहूंगा सर 2025, 26। हाँ आकांक्षा, यस कीर्ति पटेल, बहुत बढ़िया। तो आई एग्री विद कीर्ति, तुम्हारा आंसर सही है, ठीक है ना। इसलिए हमेशा याद रखिएगा शुरुआत कब हुई है, 2003 में। मैं शुरुआत की बात कह रहा था, हमेशा याद रखिएगा, ठीक है। तो 20% किया जाएगा 25 और 26 में, मैं कमेंट देख रहा हूं आप लोगों के, तो इसलिए अधजल गगरी छलकट जाए, इसी से लग जाता कितने बच्चे प्रीलिम्स पास करने वाले हैं। एक बताया, दूसरा यस बोल दिया, इसलिए चूंकि वो ज्यादा मैसेज करती है इसलिए उसने यस बोल दिया बिना देखे हुए कि मेरा नाम सर के सामने आता रहे कि मैं बड़ी होशियार बच्ची हूं। बेटे बड़ा नुकसान होता है, समझ गए। कोचिंग क्लासेस में ये सबसे बड़ा नुकसान है कि अगर आप रीचेक किए बिना किसी के साथ खड़े हो जाते हैं तो फिर वो लगता है कि यार ये बच्चे तो बस केवल इसलिए कि मेरा नाम निगाह में रहे, धाएं धाएं कमेंट आ रहे हैं। कई बारी मैं आपको रोक भी चुका हूँ बेटे कि धाएं धाएं कमेंट मत करो, क्योंकि कई चीजें गलत तुम कर देती हो, लेकिन फिर भी किए जा रहे। टारगेट है 2025-26, ठीक है। और अब एक और यहां पर फैक्ट बनता है कि भारत ने 10% का टारगेट किस साल अचीव कर लिया है एथेनॉल ब्लेंडिंग का? 2022 में मेरे प्यारे बच्चों। और लक्ष्य था कि 2030 तक यह लक्ष्य हासिल करेंगे, 8 साल पहले। तो आप देखिए, कभी भी पॉलिसी इंप्लीमेंटेशन में कुछ अच्छा लिख रहे हो तो इसको आप एग्जाम्पल के रूप में लिख सकते हैं। E20 यानी 80% पेट्रोल, 20% इथेनॉल मेरे प्यारे बच्चों, क्लियर है। यानी अगर 1 लीटर पेट्रोल में 200 मिलीलीटर इथेनॉल मिला हो तो वह E20 फ्यूल कहलाता है, ठीक है, क्लियर है। अब इसके बाद आता है कि यह इथेनॉल कहां से बनता है, क्या करता है, इथेनॉल कहां से बनता है? ऑब्वियस है, बोलिए भाई। तो भारत में इथेनॉल सबसे पहले शुगर केन जूस यानी गन्ने के रस से बनता है, बनता है कि नहीं? गन्ने के रस से। दूसरा, जो मोलासेस होते हैं उनसे, ठीक है ना, हैवी मोलासेस से। फिर इसके बाद फूड ग्रेन से भी होता है, यानी मक्का से, खराब या टूटे चावल से। तो इसको भी आपको याद रखना है। प्रीलिम्स ट्रैप करता है एथेनॉल ओनली फ्रॉम शुगर केन, नहीं, एथेनॉल फ्रॉम शुगर केन एंड फूड ग्रेन बोथ मेरे प्यारे बच्चों। अब आते हैं आज की न्यूज से, यानी जो अमेरिका को लेकर के यह न्यूज है मेरे प्यारे बच्चों, कि अमेरिका से भारत को इथेनॉल निर्यात रिकॉर्ड स्तर पर पहुंचने की संभावना है। तो भारत
इथेनॉल आयात करता है, इससे यह पता लगता है। भारत का सबसे बड़ा इथेनॉल सप्लायर प्रीलिम्स में अगर आपसे पूछेगा तो आप यूएसए लिख दीजिएगा। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों। और 2024 में भी सबसे ज्यादा यूएसए ने इंडिया को इथेनॉल भेजा और 25 में वो रिकॉर्ड टूटने वाला है मेरे प्यारे बच्चों। अब एक प्रीलिम्स का प्रश्न और होता है कि क्या इथेनॉल सिर्फ पेट्रोल में काम आता है? अब देखिए आप, नहीं मेरे प्यारे बच्चों, इथेनॉल सिर्फ पेट्रोल में काम आता है नहीं, इथेनॉल के और भी बहुत सारे उपयोग हैं। सबसे पहले फ्यूल ब्लेंडिंग यानी और ईंधनों में मिलाने में भी इसका इस्तेमाल होता है। दवाइयां यानी फार्मास्यूटिकल्स क्षेत्र में भी इसका इस्तेमाल होता है। कॉस्मेटिक क्षेत्र में भी इसका इस्तेमाल होता है और केमिकल इंडस्ट्री में भी इसका इस्तेमाल होता है। तो अगर प्रीलिम्स में पूछे कि एथेनॉल इज यूज्ड ओनली एज ट्रांसपोर्ट फ्यूल यानी केवल परिवहन ईंधनों के लिए इथेनॉल का उपयोग होता है, तो आप कहेगा गलत है गुरु, ओनली शब्द पर हमेशा फोकस रहिएगा। तो अब सारी चीजें हो गई और कैसे आपको याद रखना है। मजा आया कि नहीं मजा आया? ठीक है, तो प्रीलिम्स यही है बच्चों, हर एक चीज को आपको उठा करके पकड़ लेना है। और अब मैं ज्यादातर इस पर बातचीत इसीलिए कर रहा हूं प्रीलिम्स पर, छोटी छोटी चीज पर, क्योंकि अब समय आ गया है कि आप प्रीलिम्स पर बहुत बहुत फोकस होते चले जाएं और जो 27 में देंगे ना वो भी फोकस होते चले जाएं। उनको ये महसूस हो कि यार ये जो हम लोग प्रीलिम्स पढ़ रहे हैं वो हमें भी तो 27 में जब देना है तो स्वाभाविक रूप से अगर हम अभी रेडी रहेंगे तो उसका एडवांटेज थोड़ा सा ज्यादा मिलेगा। BIS तो ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड्स, इसके बारे में आपको पढ़ना है। इसने इलेक्ट्रिक कृषि ट्रैक्टरों के लिए भारत का पहला राष्ट्रीय परीक्षण मानक जारी किया है, इसलिए यह महत्वपूर्ण हो जाता पहला। और इसका इसका नाम है मेरे प्यारे बच्चों, इसका नाम है IS 19262 रेशियो 2025। ये रट लीजिएगा बेटा, बस ये प्रीलिम्स में पूछ लेगा। जैसे कि जो भी इस प्रकार के मानक दिए जाते हैं IS और 1 2 3 4 किस किस किससे संबंधित है, मैच है कि नहीं है। ठीक है, तो BIS के बारे में सारी जानकारी पहले भी आपको दे चुका हूं। भारत की नेशनल स्टैंडर्ड बॉडी है। यह किस मिनिस्ट्री में काम करती है? प्रीलिम्स के लिए मिनिस्ट्री ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स, फूड एंड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन के अंतर्गत ये काम करती है। यूपीएससी अक्सर पूछता है कौन सी संस्था मानक बनाती है और यह किस मंत्रालय के अंतर्गत आती है। आई होप आप समझ गए। अब आता है कि यह नया मानक लाने की जरूरत क्यों पड़ी, भाई पहले वाले मानकों से काम क्यों नहीं चला? तो स्वाभाविक है, भारत में डीजल से चलने वाले ट्रैक्टर्स के लिए पहले से उसके टेस्टिंग के मानक मौजूद थे, लेकिन इलेक्ट्रिक ट्रैक्टरों के लिए कोई डेडिकेटेड टेस्टिंग स्टैंडर्ड नहीं था। जबकि इलेक्ट्रिक ट्रैक्टर किससे चलते हैं? बैटरी से चलते हैं। नई तकनीक है तो उनकी सुरक्षा, उनका परफॉर्मेंस और उनकी विश्वसनीयता, ये तीनों डीजल ट्रैक्टरों से अलग होती हैं। इसीलिए BIS ने IS मानक ये 19262 2025 यानी 2025 में विकसित किया गया। तो इसको विकसित किया। ठीक है बच्चे, अब इस प्रकार के मानक प्रीलिम्स में पूछेगा क्या सुनिश्चित करते हैं, तो ये सुनिश्चित करते हैं कि भाई अगर यह उसको मानक मिला हुआ है तो वो क्या है? सेफ है यानी सुरक्षित है, वह रिलायबल है यानी विश्वसनीय है, और तीसरा उसकी परफॉर्मेंस अच्छी है, याद रखिएगा। और चौथा, यूनिफॉर्म एंड स्टैंडर्डाइज्ड टेस्टिंग प्रोटोकॉल के जरिए यह बना है, यानी पूरे देश में सभी इलेक्ट्रिक ट्रैक्टर एक जैसे सिस्टम से बने हैं मेरे प्यारे बच्चों। तो प्रीलिम्स के लिए आप देख लीजिएगा, ठीक है ना? हो गया। अब आता है इस प्रकार का मानक क्या अकेले BIS ने बनाया? चूंकि यहां BIS का नाम है तो प्रीलिम्स में कंफ्यूजन नहीं। ऑब्वियस है, सबसे पहले मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर वेलफेयर, ठीक है। दूसरा इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च जो इंस्टीट्यूट है वो, इन दोनों ने मिलकर के इसको बनाया है BIS के साथ मिलकर के, यानी मल्टी स्टेक होल्डर इसके रहे हैं मेरे प्यारे बच्चों। ठीक है, बस
प्रीलिम्स के लिए हो गया। अब इसका एमसीक्यू वगैरह आपको बन करके आगे मिल जाएगा, तो कहीं से कोई आपको परेशान होने की जरूरत ही नहीं। अलकनंदा मेरे प्यारे बच्चों, अब जरा इसकी भी कहानी एक बार देख लीजिए कि अलकनंदा क्या है और क्यों चर्चा में है। ठीक है, क्या है ये अलकनंदा? ये जरा न्यूज आप लोग देखिए एक बार। तो सबसे पहले यहां पर जो चर्चित चीज है वो जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप, इसके बारे में सब चीज आपको पता है। इसी की मदद से एक पुरानी स्पाइरल मिल्की वे यानी आकाश गंगा की खोज की गई और इसको नाम दिया गया है अलकनंदा मेरे प्यारे बच्चों। बस तो स्वाभाविक है, क्यों? तो एक तो ऐसे हो गया, शोध क्या है, ज्ञान के साथ एक अजनबी मुलाकात। तो इस प्रकार के का फ्यूचर में कोई भी प्रश्न आए आप यूज करेंगे। अब आता है ये चर्चा क्यों बनी, कि पूरा एक आप देख सकते हैं हिंदू का एक पूरा पेज इसके ऊपर आज डेडिकेटेड रहा, यहां आप देख सकते हैं। ठीक है, तो ये चर्चा में इसलिए रहा कि ये जो मिल्की वे है, अलकनंदा आकाश गंगा, जिसके बारे में जेम्स वेब टेलीस्कोप से खोज हुई है, तब बनी जब यूनिवर्स की जो एज होती, जैसे हमारी आपकी एज होती वैसे यूनिवर्स की एज होती, वो लगभग 1.5 अरब वर्ष की थी। यानी जब हम कहें कि हमारा ब्रह्मांड थोड़ा जवान टाइप का था, तो जो पुराने प्रिंसिपल्स रहे हैं यूनिवर्स के, वो पुराने सिद्धांत कहते हैं कि सर्पिल मिल्की वेज जैसे अलकनंदा सर्पिल इतनी जल्दी नहीं बन सकती। इसीलिए यह एक महत्वपूर्ण रिसर्च था, हिंदू में छपा और रिसर्च एस्ट्रोनॉमी एंड एस्ट्रोफिजिक्स नाम के इंटरनेशनल जर्नल में ये पब्लिश हुआ, जो मैंने आपके सामने रखा। आप समझ सकते हैं इसी प्रकार के प्रश्न यूपीएससी आपसे पूछता है ज्योग्राफी में। तो अलकनंदा के बारे में सारी जानकारी प्रीलिम्स के क्वेश्चन के हिसाब से आपको मिलने वाली है। तो सबसे पहली यहां लिखी गई है सर्पिल मिल्की वे। क्या है? स्पाइरल, स्पाइरल इंग्लिश में बोलेंगे, हिंदी में सर्पिल। तो सर्पिल आकाशगंगा स्पाइरल गैलेक्सी है। अभी तक की जानकारी में जितनी भी मिल्की वेज रहे हैं, आकाशगंगाएं रही हैं, ये सबसे दूर की सर्पिल आकाशगंगा है। इसका नाम भारत की अलकनंदा नदी के नाम पर रखा गया है। इसकी खोज में भारत के वैज्ञानिक संस्थान एनसीआरए, टीआईएफआर पुणे शामिल है, याद रखेगा। तो हमेशा यहां से जो प्रीलिम्स के लिए निकल करके आता है, जिसके लिए मैंने टॉपिक बनाया एक लाइन में, यानी शुरुआती जब ब्रह्मांड था उसमें आमतौर पर स्पाइरल गैलेक्सी नहीं मिलती हैं। स्पाइरल गैलेक्सी नहीं, ऐसी गैलेक्सियां नहीं मिलती हैं। वहां पर इर्रेगुलर गैलेक्सी मिलती हैं, यानी जिनका कोई आकार नहीं होता। शुरुआत में इनका आकार नहीं बनता, लेकिन यह खोज इसीलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि अलकनंदा स्पाइरल मिल्की वे के रूप में मिली, वो भी ब्रह्मांड के शुरुआती बनने के दौर में। आई होप अब चीजें आप समझ गए हैं। अब जेम्स वेब टेलीस्कोप प्रीलिम्स के लिए हो जाता है महत्वपूर्ण, तो ऑब्वियस है एक इंफ्रारेड स्पेस टेलीस्कोप है। प्रीलिम्स के लिए तुरंत पकड़ लीजिए, इंफ्रारेड और रक्त किरणें बोलते हैं ना, इंफ्रारेड मेरे प्यारे बच्चों स्पेस टेलीस्कोप है। और यह 3 संस्थाओं का ज्वाइंट मिशन है। पहला नासा है यूएसए की, आप सबको पता है। दूसरा
यूरोपियन स्पेस एजेंसी ESA है यूरोप की, तीसरी है CSA कनाडा स्पेस एजेंसी, तीनों का, इसे याद रखिएगा। क्लियर है? मजा आ गया? अब आता है यह जेम्स वेब टेलीस्कोप कब जो है अस्तित्व में आया। ऑब्वियस है, ये 2021 में। और कहां रखा गया है? तो ये रखा गया है सन अर्थ यानी सूर्य और पृथ्वी के लैग्रेंज पॉइंट L2 पर। यह भी आपको याद रखना है, ठीक है ना? तो बहुत महत्वपूर्ण है, इंफ्रारेड है ये। इसके बारे में एक चीज जरूर याद रखिएगा, पूछ लेगा इंफ्रारेड को कंफ्यूज करने के लिए, इसको कह देगा कि यह ऑप्टिकल टेलीस्कोप है। नहीं जी, ये ऑप्टिकल टेलीस्कोप नहीं है, यह इंफ्रारेड में काम करता है, इसलिए बहुत दूर और पुरानी चीजें देख पाता है। अब मैं कहता हूं कुछ ना पूछे, ये टेलीस्कोप भी ना पूछे, या ये कुछ भी ना पूछे, बस केवल पूछे इंफ्रारेड की क्या विशेषताएं होती हैं, अवरक्त किरणों की, तो उसमें लिखे कि यह बहुत दूर और पुरानी चीजें देख पाता है, तो समझ जाएगा कि लग तो ट्रेडिशनल क्वेश्चन रहा, लेकिन ये उसी करंट अफेयर्स का है। ठीक है? तो अलकनंदा इतनी खास क्यों है? मैंने आपको बताया, क्योंकि यह तब बनी जब ब्रह्मांड की उम्र थोड़ी नई थी, लेकिन वैज्ञानिक मानते थे कि सर्पिल या स्पाइरल मिल्की वे बनने में कई अरब साल लगते, इसलिए वैज्ञानिकों ने इसे ऑब्वियस है बहुत महत्वपूर्ण खोज इसको मानना है मेरे प्यारे बच्चों। अब आप जब इसको पढ़ोगे तो इसमें बहुत सारे टर्म आए हुए हैं जो मैं आप लोगों को के सामने एक बार रख दूं, जो पीडीएफ में आपको मिलेंगे। कौन कौन से टर्म आए हुए हैं जो आपको पीडीएफ में मिलेंगे, वो एक बार मैं चर्चा कर देता हूं और हल्का हल्का उसके बारे में भी बता देता हूं। तो जेम्स वेब टेलीस्कोप तो आपने कर लिया, ठीक है, कर लिया। ये रिसर्च शोध क्या है, ज्ञान के साथ, ये सब आपने कर लिया। अब यहां पर आता है तो किसका, ये तो आपको पता लग गया, बताने की जरूरत नहीं। अलकनंदा भी आपको पता लग गया, बताने की जरूरत नहीं है। सर स्पाइरल मिल्की वे क्या होती हैं, ठीक है ना? तो स्पाइरल, उनका आप आकार स्पाइरल खुद ही कर सकते हैं। अर्ली यूनिवर्स क्या है वो भी आपको पता है मेरे प्यारे बच्चों, यानी जब बिग बैंग के बाद का शुरुआती काल। बिग बैंग क्या है, बिग बैंग थ्योरी क्या है, ब्रह्मांड की उत्पत्ति का प्रमुख सिद्धांत है मेरे प्यारे बच्चों। तो बहुत सारे ऐसे टर्म यहां पर आएंगे, जैसे रेड शिफ्ट आएगा, क्या होता है, इंफ्रारेड एस्ट्रोफिजिक्स क्या होता है, फिर कोल्ड गैस का बढ़ना क्या होता है, आकाश गंगाओं का विलय क्या होता है, बहुत सारी चीजें जो प्रीलिम्स के लिए अभी आपको पीडीएफ में मिलेंगी। बहुत अच्छा कंटेंट फॉर प्रीलिम्स। अब आता है अगला टॉपिक जिसके बारे में मैंने आपसे बातचीत किया, एक भव्य दृष्टिकोण और भारत के सामने सबसे बड़ा मुद्दा जो निकल करके आ रहा है, ठीक है, क्या है कि हम विकसित भारत बनना चाहते हैं। तो इस पर तो कहो आप, मैं ओपन लेक्चर कर दूं, इसमें तो कुछ है नहीं बेटा, कर चुके हैं। तो ये टॉपिक क्या है, इसको मैं वही भारत की महत्वाकांक्षा कि 2047 तक आप विकसित भारत बनना चाहते हैं। मैं आपसे एक प्रश्न पूछना चाहता हूं, फिर इसको आप अपने आप ओपन कर ले जाएंगे कि अगर भारत के पास, जैसे वही मोदी जी, जो मैं हमेशा कहता हूं, मित्रों हमारे पास 3D है, डेमोग्राफिक डिविडेंड, और पढ़े लिखे भी डिविडेंड है, ऐसा नहीं कि पढ़े लिखे डिविडेंड नहीं है। तो ऐसे में अगर भारत के पास, जैसे हम दावा करते हैं ना भारत विश्व गुरु, कि अगर भारत के पास दुनिया के सबसे ज्यादा इंजीनियर, साइंटिस्ट और टैलेंटेड युवा है, संख्या के मामले में तो हम हैं, तो भारत आरएनडी में पीछे क्यों है? और यही सवाल यूपीएससी भी आपसे पूछता है, और इसी सवाल का जवाब आज का ये टॉपिक होता है, जिससे लिखा है इस आर्टिकल को मिस्टर शशि थरूर साहब ने। वो लिखते हैं कि आज भारत खुद को विकसित भारत 2047 बनाने की बात करता है, लेकिन कोई भी देश नंबर 1 केवल पॉपुलेशन होने से या बाजार के साइज से, मार्केट साइज से विकसित देश नहीं बन सकता है। वो बन सकता है आरएनडी से और इनोवेशन से। और यही भारत की सबसे बड़ी कमजोरी सामने आती है। और फिर जितने भी प्रश्न निबंध आप यहां इंटरलिंक कर सकते हैं, अ नेशंस डेस्टिनी शेप्स इन इट्स क्लासरूम, तो भारत की क्लासरूम आरएनडी वाली नहीं है। वे सपने जो भारत को सोने ना दें। विजडम फाइंड्स ट्रुथ, यानी जितने भी विद्वान हैं उनके विजडम ने पहचाना है कि भारत की असली समस्या क्या है।
तो इन्होंने एक जो पॉइंट दिया जिसके कारण मैंने ये टॉपिक रखा, इन्होंने कहा कि भैया देखो ऐसा है कि भारत के पास दुनिया के 17.5% रिसर्चर्स हैं। ओ माय गॉड! यानी अगर दुनिया में कुल 100 रिसर्च कर रहे हैं तो उसमें से 18 के आसपास तो भारत के हैं। लेकिन जब दुनिया का कुल आर&डी से जो आउटपुट निकलता है, आर&डी आउटपुट निकलता है मेरे प्यारे, यानी जो भी बन करके आता है, भारत का योगदान केवल 3% है। 17% है, 3% के योगदान दे रहे हैं आर&डी में। इसका मतलब दिमाग बहुत है, लेकिन रिसर्च में कन्वर्ट नहीं हो पा रहा है। यानी ह्यूमन कैपिटल है, बट वह ह्यूमन कैपिटल विदाउट नॉलेज कैपिटल है। मानव पूंजी तो है, लेकिन वह ज्ञान पूंजी के बिना है मेरे प्यारे बच्चों। तो यही इंपॉर्टेंट है कि आर&डी पर खर्च होना चाहिए। और कितना 0.67% वो मैंने आपको बता ही दिया है। और अगर हम अमेरिका का कंपेयर करें तो अमेरिका कितना करता है अपनी जीडीपी का? 3.5, चाइना 2.4, साउथ कोरिया 4.9। अब आप सोचिए, इजराइल 4+%, और हम कितना करें? 0.67। और ये पिछले, जब से मैं यूपीएससी पढ़ा रहा हूं, 12-13 साल हो गया, जब से मैं 8 साल मैंने पढ़ाई की, तो 20 साल से तो मैं ही पढ़ा रहा हूं, इतना ही परसेंट है, आप देख सकते हैं। यह आंकड़ा सालों से लगभग स्थिर है। और यही सबसे बड़ा खतरा है जिसको भांपा था, अगर आप याद हो, अटल बिहारी वाजपेयी जी ने, आप देखिएगा उनके विजन में, उनके पहले कार्यकाल में यह टारगेट रखा गया था कि हम भारत में आर&डी को जीडीपी का 2% तक ले जाएंगे। तो पेटेंट और इनोवेशन, जरा समझिएगा, बड़ा अच्छा पॉइंट उठाया है। ये तो हो गया ये सारी चीजें। अब यहां पर भारत की कलई इन्होंने खोली, और बहुत फैक्ट खोली है, मुझे भी अच्छे से पता है। यानी पहले तो ये कि जीडीपी बढ़ रहा है लेकिन आर&डी का प्रतिशत नहीं बढ़ रहा है, ये वही स्वप्न जो हमें सोने नहीं दे रहा। फिर कहते हैं पेटेंट एंड इनोवेशन, इसका मतलब क्या हो गया? दिखावा बनाम हकीकत। भारत दुनिया में पेटेंट की फाइलिंग में 6ठे स्थान पर है। यानी हमने कुछ बनाया, तुरंत पेटेंट के लिए आवेदन कर देते हैं। बट प्रति मिलियन जनसंख्या पेटेंट में भारत 47 स्थान पर है। इसका मतलब क्या है? कुछ शहरों और संस्थानों में ही इनोवेशन है, पूरे देश में इनोवेशन नहीं है, याद रखिएगा। और पेटेंट के लिए बीपो संस्था है, वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन, इसको आप याद कर लीजिएगा, ठीक है। तो इसका मतलब है कि हम यहां पर भी असमानता का शिकार हैं। जो आप ऑक्सफैम की रिपोर्ट पढ़ते हैं ना, वर्ल्ड इनइक्वालिटी रिपोर्ट, वो हर जगह उसका इंपैक्ट दिखेगा। तो जो अच्छे संस्थानों में बच्चे पढ़ रहे हैं वो स्किल है, जो नहीं पढ़ रहे हैं वो अनस्किल्ड हैं, जैसे हम और आप, सरकारी स्कूलों के बच्चे। क्या इन विषयों पर कभी कोई चर्चा होती है? क्या देश में सारी चर्चाएं केवल बेंगलुरु में, केवल अहमदाबाद में, केवल गुरुग्राम में नहीं हो जाती हैं? आपको पता है इन शहरों में इन्वेस्टर समिट होती है, लोग आते हैं, अपने पिचिंग करते हैं, अपनी सारी बातें करते हैं। अब आप स्वयं सोचिए कि उस पिचिंग में मिडिल क्लास और उसके नीचे के लोगों का कितना रोल। अब कुछ की बात मत करिएगा, रोमन सैनी अगर अनअकैडमी इतना बड़ा स्टार्टअप बना, समझिएगा इस चीज को, तो वो कैसे बना? अगर रोमन सैनी जॉब छोड़ के आते नहीं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का स्टार्टअप इंडिया प्रोग्राम होता नहीं, और नेशनल लेवल पर रोमन का नाम उठता नहीं कि उनको एक बड़ा फंड स्टार्टअप इंडिया से दिया गया, तो अनअकैडमी वो चीज कभी अचीव ना कर पाता। करता, लेकिन वो चीज ना कर पाता। तो भाई उसके लिए आईएएस चाहिए, उसके लिए एक संयोग चाहिए कि स्टार्टअप इंडिया का जो है अनाउंसमेंट हो जाए, बहुत सारी चीजें। यानी जो एक बार ऊपर पहुंच गए हैं, अगर वो चीजों को बेहतर ढंग से इंप्लीमेंट कर रहे हैं तब तो मजा ही मजा है। यानी कि गांव गांव तक आर&डी बनेगा, फैक्ट्रीज लगेंगी। लेकिन अगर केवल कुछ ही लोग जो हायर जो अच्छे स्कूलों में पढ़ते हैं, बहुत सक्सेसफुल है, तो फिर कॉमन इंडिया तो फिर कॉमन ही रहेगा, मैंगो पीपल तो मैंगो पीपल ही रहेंगे। तो ये एक बहुत बड़ा इश्यू यहां पर उठाया गया। तो सबसे बड़ा स्ट्रक्चरल प्रॉब्लम जो यहां पर जिक्र किया गया है, और जो सिलेबस के इन सभी हिस्सों में जाकर के लगेगा, वही जो मैंने आपको पहले बताया, गवर्नमेंट एंड प्राइवेट सेक्टर
का, यानी क्यों ऐसा हो रहा है कि हम इतना ही खर्च कर रहे हैं, उसका पहला पॉइंट है गवर्नमेंट वर्सेस प्राइवेट सेक्टर। यानी जितना भी आर&डी है उसका लगभग 63% सरकार करती है और बाकी का हिस्सा यानी लगभग 37% निजी क्षेत्र करती है। आप देख लीजिए। जबकि विकसित देशों में 70 to 75% आर&डी प्राइवेट सेक्टर करता है। तो यही तो यूपीएससी आपसे पूछेगा फ्यूचर में कि व्हाई इज इंडियन इंडस्ट्री रिस्क अवर्स इन इनोवेशन। भाई क्यों वो इनोवेशन में रिस्क नहीं ले रही, जबकि यूपीएससी आपसे पूछता है एक निबंध क्या है कि विचार एक दुनिया खोजता भी है और बनाता है, और विचार आता है किससे? आर&डी से। यूपीएससी आपसे प्रश्न पूछता है मेरे प्यारे बच्चों, भविष्य के साम्राज्य मस्तिष्क के साम्राज्य होंगे, तो मस्तिष्क के साम्राज्य बनाने के लिए आर&डी की जरूरत है। यूपीएससी पूछता साइंस एंड टेक्नोलॉजी इज द पैनेशिया फॉर ग्रोथ एंड सिक्योरिटी, बट आर&डी तो हो ही नहीं रहा। यूपीएससी पूछता है नवाचार आर्थिक समृद्धि एवं सामाजिक कल्याण का परिहार निर्धारक है। चिंतन कीजिए। बट हमारे यहां तो आर&डी है ही नहीं नवाचार के लिए। 2014 का जीएस पेपर 2 शिक्षा स्वास्थ्य मानव संसाधन यूनिट का प्रश्न पूछता है कि भैया विश्वविद्यालयों में रिसर्च का स्तर ही गिर रहा है। क्यों? क्योंकि विज्ञान में कैरियर युवाओं के लिए उतना आकर्षक है ही नहीं जितना आईएएस पीसीएस है, जितना मैनेजमेंट है, जितना इंजीनियरिंग है। तो जिनकी डिमांड है उनका, उनके कॉलेज बन रहे हैं, उनकी फैसिलिटीज हो रही है, साइंस का स्तर गिरता जा रहा है। तो प्राइवेट सेक्टर का रोल ही नहीं, आर&डी पे कुछ हो ही नहीं रहा। तो विज्ञान में बड़ी उपलब्धियां फैमिली को लगता है कि बच्चे अचीव नहीं कर पाएंगे, तो वो उसमें भेजते नहीं। बच्चों का भी इंटरेस्ट उसमें नहीं आता कि भाई अच्छा पैकेज नहीं, अच्छा अच्छी चीजें नहीं है। चिंतन कीजिए आप बच्चों, ठीक है। तो पहली समस्या यह है भारत में आर&डी के स्तर पर, यानी पैसे की कमी है। दूसरा, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप की कमी है। तीसरा मेरे प्यारे बच्चों जो यहां डिस्कस हुआ है, यूनिवर्सिटी, लिख लीजिएगा, बहुत बढ़िया। अभी आपको मैगजीन मिली, यूनिवर्सिटी इंडस्ट्री गैप। क्या है? यूनिवर्सिटी इंडस्ट्री गैप मींस विश्वविद्यालयों में आप क्या पढ़ते हैं? मेरे पास आईक्यू आईपी सीखने आप क्यों आते हैं सुबह सुबह? आप चिंतन कीजिए, वही इस प्रश्न का उत्तर है मेरे बच्चों। तो विश्वविद्यालयों में जो रिसर्च होते हैं वो क्या होते हैं? थ्योरेटिकल होते हैं। इंडस्ट्री को चाहिए मार्केट रेडी सोल्यूशन, कि आज बाजार की क्या डिमांड है उसको तुम टैकल करो। लेकिन हमारे स्कूल तो केवल थ्योरी सिखा रहे। तो दोनों के बीच में कोई मजबूत सेतु या ब्रिज नहीं है, इसलिए रिसर्च जो होती है हमारे यूनिवर्सिटीज में वो प्रोडक्ट नहीं बन पाती, वो केवल रिसर्च रह जाती है। और जो हमारे विश्वविद्यालयों के लैब हैं, याद रखिएगा, वहां मार्केट पहुंच नहीं पाता। तो ये जो यूनिवर्सिटी इंडस्ट्री गैप है, ये भी एक बहुत बड़ा इश्यू है। तीसरा, वो कहते हैं कि ब्रेन ड्रेन, यानी टैलेंट बाहर जा रहा है। फिर वो समझाते हैं, इसलिए नहीं कि उसे देश से प्रेम नहीं है, वो क्यों जा रहा है? क्योंकि भारत में बेहतर लैब नहीं है, बेहतर फंड नहीं है, बेहतर करियर नहीं। जैसा कि अभी आपने इस प्रश्न में देख लिया, यही बात वो भी उठा रहे हैं कि बेहतर करियर ही नहीं है साइंस में। तो भारत पीएचडी वैज्ञानिक और इंजीनियर पैदा करता है, लेकिन ये सब विदेशों में मिलता है क्या? बेहतर लैब, बेहतर फंड, बेहतर करियर। इसलिए से भारत के का ही जो दिमाग है, मस्तिष्क है, वो विदेश जा रहा है। तो उन्होंने कहा कि भारत टैलेंट प्रोड्यूसर है, टैलेंट रिटेनर नहीं है। वो रिटेन नहीं करता टैलेंट को। फिर वो संस्थाओं पर भी प्रश्न उठाते हैं कि भारत में संस्थाएं हैं, डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी, डीएसटी, डीबीटी, सीएसआईआर, डीआरडीओ, इसरो, अटल इनोवेशन मिशन, सब कुछ है, लेकिन इनके बीच में कोऑर्डिनेशन ही नहीं। कोई एक, बहुत अच्छा पॉइंट है, यूनिफाइड नेशनल आर&डी विजन नहीं है। आर&डी की कोई नेशनल पॉलिसी नहीं। राज्यों में भी फर्क है, कर्नाटक आगे है, बिहार झारखंड बहुत पीछे हैं, ऐसे और भी बहुत से राज्य बहुत आगे हैं, बहुत पीछे हैं। तो फिर अंत में वो यही कहते हैं कि अगर भारत को विकसित बनना है, यानी यहां वाला बात,
भारतीय अर्थव्यवस्था में की जीडीपी बढ़ानी है और डेवलपमेंट को बढ़ाना है, तो कम से कम वही जो अटल बिहारी वाजपेयी 2% जीडीपी का खर्च करना पड़ेगा। दूसरा, प्राइवेट सेक्टर को इनोवेशन में लाना होगा, जैसे पीएलआई प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम थी, ये मेरी तरफ से, उनकी तरफ से नहीं है। वैसे ही इनोवेशन लिंक्ड इंसेंटिव आईएलआई भी होना चाहिए। तीसरा, यूनिवर्सिटीज को रिसर्च हब बनाना है, जो पढ़ाया जाए मार्केट की नीड के हिसाब से पढ़ाए, जैसे हम लोग आपको पढ़ाते हैं मार्केट की नीड के हिसाब से कि 2024 में कैसा प्रश्न आया था, तो उसके हिसाब से आपको तैयारी कराई जाती है, यही विश्वविद्यालयों में होना चाहिए। इसके अलावा इंडस्ट्री और एकेडमिया में कोलैबोरेशन, जैसा कि चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर साहब भी कहते हैं। और पांचवां, चाहे एआई हो, चाहे क्वांटम हो, चाहे क्लीन एनर्जी, इन जैसे क्षेत्रों पर हमारा आर&डी ज्यादा फोकस करे, तब हम उस ग्रेट विजन के साथ अपने आप को जोड़ पाएंगे। तो मेरे प्यारे बच्चों, इन द एंड हम ये कह सकते हैं, जो पंच लाइन है इस आर्टिकल की, कि भारत की असली चुनौती टैलेंट की कमी नहीं है, बल्कि टैलेंट को रिसर्च में बदलने की कमी है। जैसे मैं आप लोगों से रिसर्च कराता हूं, एमसीक्यू, माइंड मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। माइंड मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन तो मेरी ही संतान है। क्या इसके पहले, जब से आप मुझे फॉलो करें, कभी आपने इस प्रकार का कोई संकल्पना सुना? मैंने अपने टाइम पे भी नहीं सुना था। माइंड मल्टीपल चॉइस ये मैंने पैदा किया। तो इसके द्वारा मैं क्या कर रहा हूं? अपना ज्ञान नहीं बढ़ा रहा हूं, इसके द्वारा मैं आपको आपके हर एक टॉपिक में, हर एक पंक्ति में रिसर्च करवा रहा हूं। आप रिसर्च कर रहे हैं तो प्रीलिम्स में फेल होने के चांस थोड़े से कम हो गए। तो यही कहा गया, और ये भी अंत में कहा गया कि जब तक भारत डेमोग्राफिक डिविडेंड को इनोवेशन डिविडेंड में नहीं बदलेगा, तब तक विकसित भारत 2047 एक नारा ही बन के रह जाएगा। अब इस पर मॉडल क्वेश्चन और पूरा उनका आंसर अगली मतलब आपको पीडीएफ में भी मिल जाएगा। ये प्रश्न यहां लिखा हुआ, विशाल कुशल मानव संसाधन। जरा प्रश्न को पढ़िए और मुझे समझाइए। क्या आप इस प्रश्न को लिख लेंगे? चलिए भाई, फटाफट आइए। चलो भैया, कर लेंगे भाई इस प्रश्न को। चलिए, नहीं कर पाएंगे तो अभी आपको इसका आंसर मिल जाएगा, वैसे कर लेना चाहिए। अब आते हैं अगला टॉपिक, कार्बन क्रेडिट भारत के चावल किसानों के लिए कमाई का एक नया और क्लाइमेट स्मार्ट जरिया कैसे बन सकता है? तो भैया, कमाई का एक जरिया तो बहुत जरूरी है, क्योंकि भारत में यूपीएससी ने 2017 में एक निबंध पूछा था कि भारत में अधिकतर किसानों के लिए कृषि जीवन निर्वाह का सक्षम स्रोत नहीं रही है। क्या नहीं रही है? एक सक्षम स्रोत नहीं रही है। ये देख सकते हैं 2017 का निबंध, एग्रीकल्चर जीएस पेपर 3 इकोनॉमिक्स की यूनिट 4-5 भी इसके साथ कनेक्ट है, लेकिन ये देखिए। तो भाई, अगर कमाई का जरिया हो रही तो बहुत अच्छी बात है। क्लियर है मेरे प्यारे बच्चों? कार्बन क्रेडिट पर 14 में प्रश्न पूछा गया था, लेकिन उस समय कार्बन क्रेडिट की संकल्पना पर प्रश्न आपसे पूछा गया था। अब कार्बन क्रेडिट के व्यवहार की बात हो रही, तो अब व्यवहार पर प्रश्न पूछा जाएगा, इसलिए टॉपिक यहां मैंने लगाया है। एक प्रश्न और लगा है 2020 में 20 में कि धान और गेहूं कभी बहुत अच्छे माने जाते थे क्रॉपिंग पैटर्न, आज ये अभिशाप कैसे बन गई? अभिशाप बन गई है क्योंकि यह स्वाभाविक है, ग्लोबल वार्मिंग को बढ़ा रही है। दूसरा, ग्राउंड वाटर को खींच ले रही है, यानी क्लाइमेट स्मार्ट नहीं रह गई, इसीलिए अभिशाप बन गई। तो ये इन्हीं दोनों स्थितियों से बचाने के लिए आज का टॉपिक यहां पर आपके सामने प्रस्तुत है, इकोनॉमिक्स की इन यूनिट को संभालने के लिए और जीएस पेपर 3 पर्यावरण संरक्षण के मुद्दे को भी संभालने के लिए। अब आप समझ गए होंगे सारा का सारा मुद्दा। तो अगर कोई किसान पानी बचाए, नंबर 1, हवा को साफ रखे, नंबर 2, और फिर भी उसको उतना लाभ हो, तो क्या वो ऐसा करेगा? लेकिन अगर कोई किसान पानी बचाए, हवा को साफ रखे, और फिर भी उसकी फसल उतनी ही हो, तो क्या उसे इसके बदले पैसा मिलना चाहिए? तो आज की दुनिया में उसका जवाब है हां, और इसी हां का नाम है कार्बन क्रेडिट। मेरे प्यारे बच्चों, याद रखिएगा। अब आता है कि धान की खेती क्लाइमेट चेंज से क्यों जुड़ी हुई है, कैसे? यानी जो ये वरदान थी अभिशाप वाला, ठीक है ना? ये देखिए, अभिशाप, धान की खेती अभिशाप कैसे बनी, इसका भी उत्तर है, और आर्टिकल को भी आगे बढ़ा रहा हूं कि धान की खेती क्यों क्लाइमेट चेंज से जुड़ी है। तो इसलिए भैया, क्योंकि भारत दुनिया का सबसे बड़ा धान उत्पादक है, नंबर 1 पे है, और दूसरा सबसे बड़ा धान का निर्यातक भी, एक्सपोर्टर भी। लेकिन धान की खेती में एक बड़ी समस्या है जिसके लिए अभिशाप बनी है, वो क्या है?
कि जब हम पारंपरिक धान की खेती करते हैं, ट्रेडिशनल, कहां गया, क्या करते हैं बच्चों, ट्रेडिशनल राइस कल्टीवेशन, टीआरसी, पारंपरिक धान खेती, तो सबसे पहले हम, आपको पता है, नर्सरी में उसके फसल का जो प्रारंभिक रूप होता है उसको नर्सरी में पैदा करते हैं। 25 से 30 दिन बाद जब नर्सरी में तैयार हो जाता है तो फिर धान की पानी से भरे खेत में उसकी रोपाई होती है। रोपाई के बाद 90 से 100 दिन तक खेत लगातार पानी से भरा होना चाहिए। यह कंडीशन है इसकी उपज को बेहतर बनाए रखने के लिए, यानी कंटिन्यूअस फ्लडिंग, और पानी की गहराई वो भी कम नहीं, कम से कम 4 से 5 सेंटीमीटर। ऐसा क्यों करते हैं, इतने दिन पानी क्यों रखते हैं? बिकॉज जिससे खरपतवार का नियंत्रण हो जाए। ठीक है, तो आप कहेंगे सर तो अच्छी है, लेकिन अभी अभिशाप कैसे बन रही है? यही अच्छाई। अब यहीं से मीथेन लिंक आ रहा है, मीथेन और यही अभिशाप। आप देखिए यूपीएससी को पकड़ना कैसे हिंदू के थ्रू ही हो पाएगा, और कोई पद्धति नहीं है। आप देखिएगा एक दिन, क्योंकि किसी भी किताब में इतना अपडेट कहां से हो सकता है यार, कि अभिशाप कैसे बन गई और मैं आर्टिकल के थ्रू चीजों को डेवलप कर रहा हूं। समस्या कहां पैदा होती? अरे भैया, खेत लगातार पानी में डूबा है, वो भी 4 से 5 सेंटीमीटर, मैंने आपको बताया। तो इससे क्या हो जाएगा? अब अगर आप जब कभी पानी में, अगर आपने कभी चाहे नहाते समय 10-15 जग पानी एक साथ डाल लिया हो ऐसे ऐसे करके, या आपने बाल्टी का पानी डाल लिया हो, या आप कभी, आपको तालाब में, नदी में, स्विमिंग पूल में नहाने का अनुभव हो, तो जब आप पानी में जाते हैं कुछ देर के लिए तो सांस, फिर जब बाहर निकलते हैं तो क्या होता है? चाहे आप मग से ही पानी फटाफट डालिए तो कुछ देर के बाद ऐसे होता है, सांस नहीं ली जाती है। ठीक है, तो जहां पानी ज्यादा रहेगा, बंद रहेगा, तो सांस नहीं ली जाएगी ना भाई। तो मिट्टी में ऑक्सीजन रहती नहीं है लगभग एक लंबे समय तक। यानी जब खेत लगातार पानी में डूबे रहते हैं तो मिट्टी में ऑक्सीजन नहीं रहती है। इसे क्या कहते हैं? एनारोबिक कंडीशन, कि वहां ऑक्सीजन नहीं है। इस स्थिति में जो मेथाजोनिक माइक्रोब्स होते हैं वो सक्रिय हो जाते हैं, और ये जो मेथाजोनिक माइक्रोब्स होते हैं उस पानी में सक्रिय हो जाते हैं, और मिट्टी के जो ऑर्गेनिक मटेरियल्स है ना, जो जैविक पदार्थ हैं, धान की मिट्टी, उसको तोड़ करके मीथेन यानी CH4 बना देते हैं। अब आप सोचिए, यानी धान के खेत मीथेन बना रहे, तो आप कहेंगे सर फिर भी क्या दिक्कत है, इससे हमें क्या फर्क पड़ता है? हमें तो धान खाने से मतलब। सर अभी तक आपने अभिशाप बताया नहीं कि अभिशाप कैसे हो गए। अभिशाप ऐसे हो गए कि मीथेन की जो ग्लोबल वार्मिंग पोटेंशियल है वो CO2 से 28 फोल्ड, 28 गुना ज्यादा 100 वर्षों में है। इसलिए धान की खेती क्लाइमेट चेंज का बड़ा स्रोत मानी जाती, इसलिए अभिशाप बन गई। मजा आ गया, मजा आ गया। ठीक है ना? तो अभिशाप वाला पॉइंट भी देखो कैसे आपको अच्छे से समझ में आ गया। अब इस आर्टिकल में यही डिस्कस किया गया है कि भाई भारत की असली चुनौती क्या है। तो वही जो मैं आपको पढ़ाया 2017 वाला निबंध, चलो यहां पे आ जाता हूं तब और अच्छे से आप समझ पाएंगे। भारत में 86% किसान छोटे या सीमांत हैं जिनकी जमीन 2 हेक्टेयर से कम है। ऐसे किसान, नंबर 1, महंगी मशीनें क्या खरीद सकते हैं? आप कहेंगे सर नहीं खरीद सकते। दूसरा, इनका उत्पादन घटे उसका ये जोखिम भी नहीं ले सकते, क्योंकि फिर तो ये समस्या में आ जाएंगे। इसीलिए भारत को चाहिए, क्या चाहिए? लो एफर्ट हाई इंपैक्ट सोल्यूशन, यानी कम प्रयास में बेहतर प्रभाव वाला समाधान। और समाधान क्या है मेरे प्यारे बच्चों? उसी समाधान को यहां डिस्कस किया गया, उसे बोलते हैं AWD। क्या बोलते हैं? AWD, यानी जो हमने यहां लिखा था, ठीक है, उसी का समाधान AWD। कहां गया भाई? ठीक है, यानी अभी जो TRC मेथड से हम धान की खेती कर रहे हैं, अब उसको हम रिप्लेस करें, और जिससे रिप्लेस करें वो AWD, यानी अल्टरनेट बेटिंग एंड ड्राइंग तकनीक। AWD तकनीक क्या है ये? इसमें बच्चों खेत को लगातार पानी से नहीं भरते, बल्कि बीच बीच में खेत को सूखने भी देते हैं। इससे मिट्टी में ऑक्सीजन वापस आ जाती है,
मीथेन बनाने वाले जीव जो होते हैं वो डीएक्टिवेट हो जाते हैं, निष्क्रिय हो जाते हैं मेरे प्यारे बच्चों। तो AWD आप देख सकते हैं। अब आता है कि ये AWD कैसे किया गया है, क्या सर कोई डेटा है? हम कहेंगे हाँ, अभी आप पढ़ोगे तो आपको नोट्स में मिलेगा। एक लैब है, बहुत सारी लैब जो रिसर्च करें, उसी में से एक लैब है, उस लैब का नाम है मिट्टी लैब। इन्होंने एक मॉडल अपनाया है AWD का, ठीक है? और यानी जैसे जब हम फसल जब धान की रोपाई हो रही है तो पहले 20 दिन हम क्या कर रहे हैं? जैसा पानी उसको चाहिए सामान्य पानी दे रहे हैं। दिन 21 से 65 अब हम क्या करेंगे? 2 दिन क्या कर देंगे कि पानी नहीं देंगे। तो इसी प्रकार से एक पूरा सिस्टम उन्होंने डेवलप कर दिया जिसमें बहुत ज्यादा आपको घुसने की आवश्यकता नहीं है। तो इससे क्या होगा कि ऑब्वियस है, जो मीथेन को सक्रिय करने वाले जीव होते हैं वो पनप नहीं पाएंगे, पनपेंगे तो बहुत कम संख्या में, और स्वाभाविक रूप से इसका इम्पैक्ट ग्लोबल वार्मिंग पर कम हो जाएगा, याद रखिएगा। और वारंगल जिला और तेलंगाना राज्य में इस पर बहुत बढ़िया सा सर्वे हो भी चुका है, जो आपको नोट्स में देखने को मिलेगा। तो बस यही मुझे आपको यहाँ पढ़ाना था। प्रीलिम्स के लिए भी अच्छा टॉपिक है, इस पर आप प्रैक्टिस कर लेंगे, और क्वेश्चन भी है जिसकी आप प्रैक्टिस करेंगे और इसका आंसर मैं दूंगा। जलवायु स्मार्ट कृषि पद्धतियों से उत्पन्न कार्बन क्रेडिट किस प्रकार भारत के धान किसानों के लिए एक नया आय स्रोत बन सकते हैं? उपयुक्त उदाहरणों सहित विवेचना कीजिए। हाउ कैन कार्बन क्रेडिट इमर्जिंग फ्रॉम क्लाइमेट स्मार्ट एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस बिकम अ न्यू इनकम सोर्स फॉर इंडियाज राइस फार्मर्स? इलुस्ट्रेट विद सुटेबल एग्जाम्पल्स। तो आप बढ़िया से अच्छे एग्जाम्पल से इसको इलिस्ट्रेट कीजिए मेरे प्यारे बच्चों, ठीक है? अब आता है सोमाली लैंड। तो प्रीलिम्स के लिए इसको रटिए आप लोग, और इसमें बहुत ज्यादा जोर लगाने की जरूरत नहीं है, ठीक है? इसकी ज्योग्राफी आप लोग आज देख लीजिएगा, अभी आपको मैप के फॉर्मेट में मिलेगा भी। इजराइल ने सोमाली लैंड को मान्यता दे दी है 26 दिसंबर को स्वतंत्र राष्ट्र के रूप में। इजराइल ऐसा करने वाला दुनिया का पहला देश है। अब सोमालीलैंड के पड़ोसी देश सोमालिया और अन्य पड़ोसी देशों ने इसका कड़ा विरोध किया है। यूएसए ने भी इसको मान्यता नहीं दी है, ठीक है? अब ये पूरा जो मामला है, ये बच्चों अकॉर्डिंग टू मी रेड सी यानी लाल सागर से जाकर के जुड़ता है, यानी अफ्रीका, वेस्ट एशिया, लाल सागर, चाइना और ताइवान, ये सभी से जुड़ जाता है मेरे प्यारे बच्चों। तो सोमालीलैंड कहाँ स्थित है? हार्न ऑफ अफ्रीका, अभी मैप आपको मिलेगा पीडीएफ में। तो कहाँ है? अफ्रीका की सींग में, हॉर्न ऑफ अफ्रीका। यह अदन की खाड़ी, ये भी याद रखिएगा, इसको गल्फ ऑफ अदन के किनारे है। गल्फ ऑफ अदन क्या है? रेड सी को अरबियन सी से जोड़ने वाला रास्ता है, यानी जो ये गल्फ ऑफ अदन है, ये क्या करता है? अब आप देखिएगा, ये क्या करेगा? ये रेड सी को कनेक्ट करेगा अरबियन सी से, ठीक है? तो ऐसे में जो भी क्षेत्र, यानी सोमालीलैंड ऐसा क्षेत्र रेड सी शिपिंग रूट के पास हो, वह स्ट्रेटेजिकली इंपॉर्टेंट हो जाता है। आपको पता होगा, मैंने बहुत पहले पढ़ा है कि रेड सी पर जब भी इजराइल और मिडिल ईस्ट के बीच में कुछ तनाव होता है, तो हौथी विद्रोहियों का कंट्रोल होता है रेड सी के ऊपर, और वो रेड सी को बाधित कर देते हैं, और फिर माल घूम करके केप ऑफ गुड होप से होके जाता है। तो ये उसी स्ट्रेटजी का एक हिस्सा है अकॉर्डिंग टू मी, ठीक है? अब इसके बारे में सारी जानकारी, इसकी कैपिटल क्या है, हरगेशिया, जनसंख्या, औपनिवेशिक इतिहास, इसका ब्रिटिश सोमालीलैंड है, ठीक है ना? और 1991 में इसने अपनी स्वतंत्रता की घोषणा की थी, लेकिन उसके बाद से आज तक इनको किसी ने मान्यता नहीं दी है। मान्यता मिली है, और इनके पास अपनी मुद्रा है, अपना पासपोर्ट, अपनी पुलिस और प्रशासन है, लेकिन यूएन का सदस्य ये नहीं है। दुनिया के किसी भी देश ने मान्यता नहीं दी थी, अब पहली बार इजराइल ने इसको मान्यता दे दी है, याद रखिए। बाकी पूरा इतिहास वगैरह सब लिखा हुआ, उसको आप पढ़ लीजिएगा। जो मुझे बताना था मैंने आपको बता दिया। अब अगला टॉपिक आता है, जैसे जैसे भारत की कानून प्रवर्तन एजेंसियां एआई की ओर रुख कर रही हैं, संभावित लाभ और उसके जोखिम क्या है, एक बार जरा आप इसका अध्ययन कीजिए, ठीक है? तो ये मैंने इंटरव्यू के लिए बच्चे के बनाया था,
तो मतलब महाराष्ट्र वाला उदाहरण मैं पहले भी आप लोगों को पढ़ा चुका हूं मेरे प्यारे बच्चों कि अब एआई का उपयोग लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज कर रही हैं। एआई आधारित टूल्स, जैसे आप एआई आधारित टूल्स का इस्तेमाल, चैट जीपीटी, एआई, इन सब का इस्तेमाल पढ़ाई में करें, वैसे पुलिस अपनी जो भी उनकी जांच है और सभी प्रकार की जांच के लिए उसका इस्तेमाल कर रही हैं, ट्रैकिंग के लिए उसका इस्तेमाल कर रही हैं। और ये क्यों महत्वपूर्ण है, इसके लिए आपको समझना होगा और किसी भी राष्ट्र के विकास एवं सुरक्षा में विज्ञान प्रौद्योगिकी देखिए कैसे। मान लीजिए किसी जिले में साइबर फ्रॉड का एक केस आता है, ठीक है, इंटरनल सिक्योरिटी का टॉपिक हो ही गया, जीएस पेपर 3, ठीक है, गुड गवर्नेंस का भी हो गया, ठीक है, इसके अलावा इंटरनल सिक्योरिटी का भी हो गया, ठीक है, जीएस पेपर 3 इंटरनल सिक्योरिटी भी। मान लीजिए किसी जिले में साइबर फ्रॉड का एक केस आता है। अब पुलिस को क्या करना पड़ता है, आप इमेजिन कीजिए, अगर आप खुद पुलिस में हैं तो महसूस कीजिए, हजारों कॉल रिकॉर्ड देखेगा बेचारा, बैंक ट्रांजैक्शन ट्रेस करेगा, सीसीटीवी फुटेज खंगालेगा, सोशल मीडिया अकाउंट चेक करेगा। आप सोचिए कि क्या इतना आज जो पुलिस की संख्या है और जो जनसंख्या से रेशियो होना चाहिए इतना कम है, यानी पुलिस ही हमारे यहां संख्या में कम है, तो क्या ये सब पुलिस की मानव क्षमता से बहुत ज्यादा डेटा नहीं है जिसको उसे खंगालना है, उसकी ट्रेनिंग भी वैसी नहीं होती। यहीं से सवाल उठता है, क्या टेक्नोलॉजी खासकर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पुलिस की मदद कर सकती है? और आज भारत की पुलिस इसी सवाल का जवाब एआई के जरिए ढूंढ रही है। यही मुद्दा यहां पर डिस्कस किया गया है मेरे प्यारे बच्चों, ठीक है ना। तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस क्या है आपको पता है, मुझे बताने की जरूरत नहीं है। ऐसी तकनीक है जिसमें मशीनें बड़े डेटा से सीखती हैं, पैटर्न को पहचानती हैं और निर्णय लेने में इंसानों की मदद रखती हैं। हमेशा याद रखिएगा, एआई कभी भी डिसीजन मेकर नहीं है, डिसीजन सपोर्ट सिस्टम है। रट लीजिए इसको, नहीं तो गलती कर देंगे, डिसीजन मेकर नहीं है। तो भारत में पुलिस एआई की तरफ क्यों बढ़ रही? क्योंकि साइबर अपराध तेजी से बढ़ रहे, नंबर 1। यानी डिजिटल होती दुनिया के जो भी झमेले हैं, ऑनलाइन फ्रॉड, डीप फेक, डिजिटल एक्सटॉर्शन बढ़े हैं, डिजिटल अरेस्ट वगैरह। तो पुलिस बल राज्यों में, मैंने बोला, संख्या में आसमान है, सीमित है, इसलिए एआई को देखा जा रहा है कि यह पुलिस की एफिशिएंसी को बढ़ाएगा, मैन पावर को मल्टीप्लाई करेगा, मॉडर्न पुलिसिंग टूल्स के रूप में यह पुलिस की मदद करेगा। अब बहुत सारे एग्जाम्पल इसमें दिए गए हैं जो आपको मिल जाएंगे, जिस पर मैं लेक्चर ले भी चुका हूं, फिर से बार बार कह रहा हूं। और ये देखिए, पहले इस प्रश्न को देखिए, प्रशासनिक तर्कसंगत निर्णय लेने के लिए इनपुट के एक विश्वसनीय स्रोत के रूप में कृत्रिम बुद्धिमत्ता का अनुप्रयोग एक बहस का मुद्दा है। नैतिक दृष्टिकोण से इस कथन का आलोचनात्मक परीक्षण कीजिए। चलिए बताइए मुझे इस प्रश्न का उत्तर। क्या हम आज वही टॉपिक नहीं पढ़ रहे हैं? एक बार आप बताएं मुझे, क्या आज हम यही टॉपिक नहीं पढ़ रहे हैं? बोलिए भाई, पढ़ रहे हैं कि नहीं पढ़ रहे हैं बच्चों? यानी प्रशासनिक तर्कसंगत निर्णय लेने में एआई कैसे मदद कर रहा है, वही तो विषय हम पढ़ रहे हैं। और फिर इन्होंने लगाया कि इसके नैतिक पहलू क्या हो सकते हैं। नैतिक पहलू यही हो सकते हैं कि अगर उसने गलत जानकारी दे दी तो फिर क्या होगा। तो आप देख सकते हैं कैसे यूपीएससी और इन अखबारों का या देश दुनिया में जो घटित हो रहा है उसका संबंध है। लेकिन हम यूपीएससी में जो कुछ भी हो रहा है उसका संबंध ट्रेडिशनल स्टडी से ढूंढ रहे हैं, जो मिलने वाली नहीं। इसीलिए देखिए रिजल्ट गोल होता चला जा रहा है। गोल, ये मत समझिएगा कि रिजल्ट इसलिए गोल हो जा रहा है कि संस्थाएं कम हो गई, टीचर कम हो गए, ना जी ना जी, सब कुछ है। बच्चे कम हो गए, बिल्कुल नहीं। रिजल्ट इसलिए रीजनल मीडियम, हिंदी मीडियम बच्चों का यूपीएससी में गोल हो गया, उसके पीछे रीजन है कि जो नई पीढ़ी के बच्चे आए वो अपने जैसे आज का जमाना है इंस्टा, और उन्होंने कुछ अलग ही चीज खोजने की कोशिश की, हीरोज। लेकिन टीचिंग में तो कभी हीरोज हो ही नहीं सकते, हमेशा याद रखिएगा। टीचिंग में तो जितने भी इनोवेटिव टीचर्स हैं, अगर इनोवेशन नहीं होगा तो फिर तो समस्या बनी रहेगी। और वही हुआ कि समय के साथ यूपीएससी अपनी चाल बदलता रहता है, समय के आगे आपको सोचवाता है। और आप तो किताबें इतनी पीछे, अभी आपको पढ़ा रहा हूं मैं खुद ही,
शशि थरूर वाले आर्टिकल में कि हमारी किताबों में जो है वो मार्केट के लिए उपयोगी ही नहीं है। चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर कह रहा है। इतना सुनने के बाद, इतना पढ़ने के बाद भी ट्रेडिशनल पढ़ाई चल रही। पढ़ो भैया, किसने रोका है? पढ़िए, खूब पढ़िए। अब फिर बच्चे क्या करते हैं, हार मान करके, क्या चलो आईएएस में अभी छोड़ो, पहले पीसीएस कर लेते हैं, जबकि आईएएस पीसीएस से ज्यादा इजी है। तो कहीं ना कहीं ये जो इश्यूज हैं तो बस बेटा सबका नाम यहां पर है कि जैसे पहला महाक्राइम ओएसएआई महाराष्ट्र पुलिस का जो हाल ही में जब लॉन्च हुआ था, मैंने इस पे कराया था ना, कराया था कि नहीं महाराष्ट्र वाला। तो ऐसे ही सभी राज्यों का है, यहां पर आपको दिया गया है और आपको बस पढ़ लेना है। और मेरा उद्देश्य था एक और मॉडल क्वेश्चन कराना। भारत की कानून प्रवर्तन एजेंसियों, लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज तेजी से एआई आधारित तकनीकों को अपना रही। इस संदर्भ में पुलिसिंग में एआई के संभावित लाभों की चर्चा कीजिए तथा इसके उपयोग से जुड़े जोखिमों और आवश्यक सुरक्षा उपायों को स्पष्ट कीजिए। अभी मैं अपनी एक स्टूडेंट का बताऊं, अभी मेरे पास जो है बिहार से मेंटरशिप में आई है। इस बार का उसको मेंस लिखना है, 71 का मेंस लिखने के लिए मेंटरशिप में। तो चलो मेंटरशिप स्टार्ट हुई, 4 से 5 रोज के बाद करिए सर मैं ऐसा करती हूँ, पहले आपके हिंदू के पिछले 6-7 महीनों के लेक्चर स्पीड में देख लेती। देखो मैंने उसको कहा नहीं, उसके अंदर से आवाज कह रही कि सर मैंने देखा सर, उसके बिना काम नहीं चल रहा है। आप सोचो यार, ये बहुत बड़ी ताकत है। अगर आप ये सारे क्वेश्चन की डेली प्रैक्टिस करते हैं, क्या बिहार, क्या यूपी, क्या गुजरात, क्या महाराष्ट्र, क्या कोई और राज्य, समझ रहे हो? सो प्लीज बी केयरफुल। और बिहार पीसीएस के लिए डेडिकेटेड, खासकर एसए को, ये आपके सामने स्टार्ट होने जा रहा है सुबह 7 बजे 1 तारीख से नए साल पर। और बिहार पीसीएस इंटरव्यू का लेक्चर यूट्यूब पे चला गया है और पीडीएफ भी शेयर हो चुकी है, आप सब जरूर ले लीजिएगा। खूब मेहनत करिए। बाकी जो बच्चे यूपीएससी की तैयारी करना चाहते हैं, मेंटरशिप मॉडल ही एक सक्सेसफुल मॉडल आहिस्ते आहिस्ते बनेगा। आज मैं 5 साल पहले ये बात कह रहा हूं, 5 साल बाद आप यही देखेंगे ही देखेंगे। क्योंकि अब जब एआई टूल्स आ गए हैं तो आपको बहुत ज्यादा टीम की जरूरत नहीं है, बहुत बड़ी टीम की जरूरत नहीं, छोटी टीम चाहिए। बाकी का काम यानी टीचर अपना एक्सपीरियंस, अपना नॉलेज, बाकी का आप उस पर प्रैक्टिस, एआई का प्रैक्टिस टूल्स के रूप में उपयोग। तो मुझे लगता है कि अब ये न्यू नॉर्मल है, लेकिन जब जो समझ जाए। और ये मैं देता हूं आईएएस का कंप्लीट और स्टेट सिविल सर्विसेज का ओनली मेंस। कोई भी स्टेट सिविल सर्विसेज का अगर आप मेंस लिख रहे हैं और यूपीएससी पैटर्न पर है, या आप 2-4 साल पहले मेंस की तैयारी करना चाहते हैं, तो भी ये फैसिलिटी हमारे पास अवेलेबल है। और आईएएस की कंप्लीट प्री मेंस इंटरव्यू सब कुछ। बाकी टेस्ट सीरीज में अभी ऑफर चल रहे हैं, आप लोग 31 तक ले सकते हैं, ठीक है ना? अगर आप एक्चुअल में बेहतर करना चाहते हैं तो। बाकी ये सारी जानकारी, ये फोन नंबर, कॉन्टेक्ट, जो भी बच्चे जुड़ना चाहें जुड़ सकते हैं। खूब मेहनत करिए। 1 तारीख से एक नई शुरुआत, मैराथन की नई शुरुआत, यानी हर संडे आपसे मिलूंगा। और मैराथन का एक ऐसा दौर जिसमें सबसे पहले हिस्ट्री को हम और आप मिल करके उड़ाएंगे, ठीक है? हिस्ट्री ही उड़ाएंगे सबसे पहले, क्योंकि ज्योग्राफी एनवायरनमेंट हमारे यहाँ बहुत बढ़िया आदित्य सर करा रहे हैं, बहुत अपडेट भी हैं। तो अब इकोनॉमिक्स बोलने की जरूरत नहीं, पॉलिटी बोलने की जरूरत नहीं। इकोनॉमिक्स जब इस सर्वे आ जाएगा जनवरी के एंड में, तो वो तो पूरा फरवरी इकोनॉमिक सर्वे चलेगा ही चलेगा, और उसी के बेस पर पूरा इकोनॉमिक्स आपका हो जाएगा। पॉलिटी आप पढ़ रहे हैं, पॉलिटी की क्लासेस अब फिर से रिज्यूम हो जाएंगी, यानी जो भी। तो अभी पहले हिस्ट्री उड़ाएंगे, फिर पॉलिटी उड़ाएंगे, फिर इकोनॉमिक्स उड़ाएंगे। ज्योग्राफी एनवायरनमेंट उड़ ही रहा है। साइंस टेक में फिर करंट अफेयर्स पर आकर के फोकस हो जाएंगे, और करंट अफेयर्स आपका चल ही रहा है यहाँ भी, और करंट अफेयर्स प्रीलिम्स के लिए। इसका मतलब हम लोग बहुत अच्छी पोजीशन पे हैं। अपना कॉन्फिडेंस खोइएगा नहीं, क्योंकि अगर कॉन्फिडेंस है तो फिर हैप्पी हार्मोन सिलेक्शन वाले बनने लगेंगे। कॉन्फिडेंस नहीं तो हैप्पी हार्मोन बन नहीं पाएंगे। ओके, थैंक यू, बाय बाय, बहुत बहुत प्यार।